अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब, खैरियत से? अच्छा जी, तो लास्ट हमारा HTML का क्विज हुआ था ऐसे ही, और CSS में हमने क्या देख लिया था? सेलेक्टर्स देख लिए थे, और आपको असाइनमेंट भी दिया था मैंने। असाइनमेंट क्या दिया था? कर दिया? देख लो। अच्छा भाई, वीकेंड में आ गए हम, और HTML था, क्या था असाइनमेंट में? CSS था ना? अच्छा चलो, HTML का ही था। तो अभी इतने सारे लोग असाइन क्यों है भाई? एक हफ्ता पूरा गुजर गया है और सिर्फ 54 लोगों ने जो है वो काम किया है। ऐसा क्यों? फिर निकालना शुरू कर दूं मैं क्लासरूम से? बताया था ना, ये जो काउंटर है इसको कम करने के दो तरीके हैं। एक आपके पास है और एक मेरे पास। ठीक है, मेरे पास पता है ना क्या है? क्लासरूम से निकाल देंगे और यहाँ से ये काउंटर खुद कम होता रहेगा। और आपके पास क्या है? असाइनमेंट सबमिट कर देंगे तो कम हो जाएगा। तो अब भाई निकालने पे भी काम करना है हमें, सही है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है देखिए इस पूरा असाइनमेंट को, और काम भी बहुत कम था, किया नहीं। कुछ लोगों ने होशियारी में नहीं किया कि यार मैं क्या करूंगा, बच्चों वाला काम है। ठीक है। कुछ लोगों ने बोला नहीं, क्लास ले तो रहूं, बहुत है मेरे लिए। तो इस वजह से लोग जो है ना पीछे रह जाते हैं, फिर काम नहीं कर पाते। तो क्लासरूम की जो एंट्री है वो बंद कर देते हैं। ठीक है भाई। और अब से जो भी असाइनमेंट ना बनाए उसको निकालते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सही है भाई, क्योंकि इससे ना लोग बहुत हो जाएंगे क्लास में। अब देखिए ना, 116 और 54, 150 से भी ज्यादा लोग हो गए, 170 तक हो गए। ऐसा है, तो कम करना पड़ेंगे हमें, ताकि जो ये लोग आगे बैठे हैं बेचारे, इनको जगह मिले। सही है भाई, अच्छी बात है ना। तो इससे बेहतर ये होगा कि जो नहीं कर रहा, जो असाइनमेंट वगैरह नहीं बना रहा, वो जो नहीं करना चाहता, टाइम पास करना आ रहा है, उसको निकाल दें हम। और फिर जो जिसको जगह नहीं मिलती उसको जगह मिल जाए। क्या कहते हैं आप लोग? सही है? ठीक है भाई, तो फिर नेक्स्ट वीक से ना हम ये करेंगे कि आपको ना क्लास शुरू होने से पहले पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप क्लासरूम में नहीं है। सही है, अगर असाइनमेंट जमा नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, वीकडे वाला कोर्स तो है नहीं कि एक दिन का टाइम मिल रहा है, चलो भाई थोड़ा सा बढ़ा दी डेडलाइन, क्या नहीं 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो। आपकी क्लास ही हफ्ते में एक हो रही है, पूरा हफ्ता आपको मिला हुआ है। एक दिन टाइम नहीं मिला होगा, दूसरे दिन टाइम नहीं मिला होगा, एक दिन लैपटॉप खराब होगा, दूसरे दिन होगा, लेकिन पूरा एक हफ्ते की बात है। तो इसमें ना कोई चाह के भी टोपी नहीं दे सकता। ऐसा ही है भाई, क्या ये मसला था, वो मसला था। तो फिर ये जो 116 लोग नहीं बना रहे हैं ना, तो ये जान के नहीं बना रहे। ठीक है भाई, इनके पास कोई रीजन नहीं है, या किसी के पास कोई रीजन है तो बताएं कि यार ये रीजन है जी। किसको बताया आपने कि आपके साथ ये मसला है? तो ऐसे ऐसे होगा तो फिर सीख लिया हमने। ऐसे तो हम पूरा साल 1.5 साल यहाँ पे जाया कर देंगे बैठ के। भाई देखें, जब आपको कोई प्रॉब्लम आए ना, वहां पे रुकना नहीं है। क्या ये मसला आ रहा है, रुक जाओ। ये तो यार हमने, इसका मतलब है हार मान ली। इसका मतलब हमने हार मान ली, हम अब हमसे नहीं किया जा रहा, हम नहीं करेंगे। तो फिर क्लास लेने का भी कोई फायदा नहीं।
कि जब हमें पिछला नहीं आ रही चीजें, HTML की चीजें समझ में नहीं आ रही, फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, अब हम आगे पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीजें फिर हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल है। देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है लाजमी। तो जब कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उस सोल्यूशन ढूंढना होता है कि क्या है, किस तरह हम इसको सॉल्व करें खुद से। खुद से नहीं हो रहा तो फिर किसी और से पूछें भाई, गुरु अपने क्लास में से किसी से पूछें, उनसे भी नहीं हुआ तो फिर अपने टीचर से पूछें। तो फिर वो आपको जो आपका मसला वो सॉल्व करके देंगे, फिर आप आगे काम करेंगे। वरना अगर इस तरह मसला आया और आप रुक गए तो पढ़ लिया भाई। और कोई रीजन देना चाहेगा कोई? कौन है जी? ऑनलाइन में तो वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा आपके पास? कोई दूसरा कर लो, कोड एडिटर, नोटपैड प्लस कर लो, वो भी चल जाएगा शायद। इसका मसला नहीं, नोटपैड प्लस प्लस के नाम से ये कर लो, ये चल जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, कोई ना कोई देखें हल निकलेगा। या ये भी काफी सारे एडिटर है, कोड पेन के नाम से, जेएस फिडल के नाम से है, कोड सैंडबॉक्स के नाम से, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पड़े हुए हैं जहाँ पे अपनी कोडिंग देखें। यहाँ पे HTML का कोड लिखना है, यहाँ पे CSS का लिखना है, यहाँ पे ये आपको रिजल्ट देगा। देखिए मैंने ये H1 लिखा, मैंने इसको रन किया, या क्या है लो, इस पे कर लो भाई। बहुत सारे पड़े हुए हैं देखें। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या नाम है भाई, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो गूगल से पूछ लें। देखें ये जब जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसको हल्का नहीं लें। हम आप लोग ऐसा समझ रहे हैं अभी तक हम वो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद हमारी जॉब लग जाएगी। आप इसको ना अभी तक ये समझ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। माशाल्लाह आप बहुत बड़ी चीज करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ये एक जॉब की बात नहीं है, सिर्फ ये एक 40-50 हजार की बात नहीं है, ये लाखों की बात है। तो आज जब इतना अच्छा सीखने जा रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर जो है ना वो काम नहीं है। तो आप देखिए छोटी छोटी चीजें आपको गूगल सर्चिंग आनी चाहिए सबसे पहले तो भाई, वो लाजमी है। और वो आपको कोई नहीं सिखाता, आपको खुद आनी चाहिए। इसमें है ही क्या भाई, गूगल पे जाके जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो लिखनी तो है सिर्फ। अब तो इतने अच्छे अच्छे टूल्स आपके पास आ गए हैं, इतनी आसानी से आप सब कुछ कर सकते हैं। ChatGPT का सबको पता है आजकल क्या है, तो यूज क्यों नहीं कर रहे भाई? करो, जब मिला हुआ है। अभी हो सकता है वो पेड हो जाए, जब तक फ्री में मिला हुआ है उसके जितने फायदे उठा सकते हो भाई उठाओ। पता नहीं आपको कल वो पेड हो जाए तो अब वो हम बोलेंगे हमने तो कोई फायदा नहीं उठाया। भाई मैंने तो अभी तक अपने काम में इतना फायदा उठा लिया, अब पेड भी हो जाए तो मैं खरीद सकता हूँ उसको। हाँ नहीं यार, मैंने तो फ्री में भी बहुत फायदा उठाया। अब आपके पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं तो उसको यूज करें और काम करें। ठीक है, गूगल करें, सर्च करें, ChatGPT से पूछें, एक दूसरे से पूछें, हेल्प करें एक दूसरे की। तो इतने सारे तरीके हैं। तो ये सारी चीजें ना हमारे टाइम पे इतनी नहीं थी 2017 में। तो हमें ना आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। कि ChatGPT तो नहीं था जब, गूगल पे जब सर्च करो इतना ज्यादा कुछ नहीं मिलता था। ठीक है भाई, तो जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसको सॉल्व करा करें। और ये असाइनमेंट जो है ना लाजमी कर देखें। यहाँ पे आने का मकसद ही आपका असाइनमेंट होना चाहिए, कि असाइनमेंट बनेंगे तो आप सीख पाएंगे। क्योंकि पूरी जो बात डिपेंड करती है ना वो प्रैक्टिकल के ऊपर करती है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया तो सही है। देखिए थ्योरी तो हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी हमारी वहां से कवर हो रही है, थ्योरी इंशाल्लाह हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये प्रैक्टिकल पूरा देख लें, फिर एंड में जाके हम थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस वाली चीजें भी देख लेंगे, क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में आपके सवाल हो जाते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेकिन थ्योरी वाली चीजें जो है ना काफी हम यूनिवर्सिटी में भी कवर करते हैं। तो यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है कि यार प्रैक्टिकल करना, जो चीज मार्केट में चल रही है उसको एक्सप्लोर करना और उसको सीखना। तो ये चीज कैसे अचीव होगी कि भाई आप जो काम दिए जा रहा है, असाइनमेंट वगैरह दिए जा रहे हैं उसको करें। ठीक है, और असाइनमेंट दिए इस वजह से जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स आए। अगर असाइनमेंट इस वजह से दे दिया जाए कि सारे एक साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लें और बना लें, तो असाइनमेंट ही नहीं रहेगा। असाइनमेंट देने का मकसद ही यही है कि भाई आपको प्रॉब्लम्स आए, आप फंसे असाइनमेंट के अंदर, और फिर जहां फंस रहे हैं ना वहां आप किसी को पूछें और फिर उसको सॉल्व करें।
तो असाइनमेंट इसी चीज को कहा जाता है। जब असाइनमेंट एक बंदा बिल्कुल सही कर ले, कुछ मसला ही ना आए, तो असाइनमेंट किस काम का फिर। ठीक है, तो असाइनमेंट से ही पता चलता है कि यार मुझे कितना समझ में आ गया है। अब देखें, आप लोग फंस रहे होंगे, सब कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में फंस रहा है, कोई इमेजेस नहीं आ रही किसी को नजर, कोई नेटलिफाई पे डिप्लाई नहीं कर पा रहा। तो इन सारी चीजों का हमें सोल्यूशन ढूंढना है कि भाई क्या है, कैसे हम इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो पूछा करें एक दूसरे से, ग्रुप्स बनाए आपस में, ग्रुप्स बना लिया आपने, 4 लोगों का, 5 लोगों का ऐसा ग्रुप हो। ठीक है, जिसमें एक दूसरे से आप पूछें, व्हाट्सएप एक ग्रुप बना लें 4-5 लोगों का, जो भी आपके ग्रुप में आना चाह रहा है उसको ले लें अपने साथ, और एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, तो इससे जो है ना बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। सिर्फ देखें, 2 घंटे की क्लास लेना हमारे लिए काफी नहीं है, वो भी हफ्ते में, और एक हफ्ता क्लास कर ली तो 15 दिन में 2 घंटे, फिर तो नामुमकिन सी बात है कि अगर आप सीख जाए। ये आप लिख के रख लें कि अगर आप एक क्लास छुट्टी करते हो, 15 दिन में 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं ना सिर्फ, तो आपके लिए नामुमकिन है सीखना। ऐसा होने लग जा था तो भाई मैं सबसे पहले ये करता कि यार जितने भी हमारे अनपढ़ लोग हैं, जो दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है या कुछ है, ड्राइवर है, सबको उठा के लाके मैं बिठाया था, आओ भाई 2 घंटे लगाओ 15 दिन में और लाखों कमाओ। ये स्कीम हो जाती है वाली। ऐसा ही है ना भाई। तो ये सिर्फ 2 घंटे की बात नहीं है, आपके ना पूरे टाइम की बात है भाई। डेली आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितने आप दे सकते हैं डेली देना है आपको। असाइनमेंट हो गया, आप दूसरी चीजें एक्सप्लोर करें। असाइनमेंट अगर इतना शॉर्ट दिया कि यार आपका एक दिन में ही आपने समझ लिया, कर लिया, बाकी का पूरा वीक आप जाया नहीं करें, बल्कि डेली कुछ ना कुछ चीजें एक्सप्लोर करते रहें। कुछ नहीं तो यही देखते रहें कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका आगे स्कोप क्या है। दूसरे से पूछने से अच्छा है खुद एक्सप्लोर कर लें। हम एक सबसे पूछते हैं जाके, आप चले, मैंने तो आपको बता दिया कि भाई अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने गलत बता दिया। आप अपनी भी तो इस पे सर्चिंग करें ना कि यार मैं जो चीज पढ़ रहा हूँ, मैं 1 साल 1.5 साल लगाऊंगा, इसका आगे मुझे फायदा भी होगा या नहीं होगा। हाँ, आपको पता चल गया यार फायदा होगा, आप करें भाई मेहनत। और अगर फिर भी मेहनत ना करें तो फिर वो आपका कसूर है भाई। तो अब से देखें, जो भी असाइनमेंट मिला जाए तो पहले से असाइनमेंट आप टाइम कंप्लीट करें जल्द से जल्द, और उसके बाद जो है ना चीज़ों को एक्सप्लोर करें, सर्च करें, मार्केट में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इस चीज़ को देखें। अच्छा, तो अभी जो गवर्नर हाउस पे टेस्ट वगैरह चल रहा है, वहां गए था आप में से कोई एज अ वॉलंटियर? ठीक है, 1-2 लोग गए थे। तो कितने 10,000 लोग आते हैं वहां पे टेस्ट देने, ऐसे ही? तो आप ये देखें, 10,000 लोग वहां पे टेस्ट देने आ रहे हैं। ठीक है, और वो टेस्ट पास करेंगे तो उनको एडमिशन मिलेगा। और फिर भी सैलानी ने माशाल्लाह जितना आपको अच्छा माहौल दिया हुआ है ना, क्लास बना के दी हुई है, सब बेहतरीन दिया हुआ है, फिर भी वो नहीं मिलेगा। और आप लोग भी माशाल्लाह टेस्ट पास करके आए, आपके टाइम पे भी काफी सारे लोगों ने टेस्ट दिया, पास हुए, फिर आए। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और अगर हम इसको जाया कर दें तो अब आप देखें कितनी बड़ी हमारी गलती है। ठीक है भाई, तो कोशिश करें कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको जाया नहीं करें, इससे फायदा लें, और आप अपने लिए मेहनत करें। ठीक है भाई, अपने लिए मेहनत करें, अपने अपने घर वालों के लिए करें कि यार आप आपको इतना बड़ा कर दिया, अब आपका काम है भाई आगे बढ़ना, आगे निकलना। यूनिवर्सिटी जा, कौन कौन यूनिवर्सिटी जा रहा है, अभी हाथ उठाइएगा। और कौन कौन ऐसा है जो खुद कमा के खुद फीस दे के जा रहा है? तो ये तकरीबन आधे हाथ हो गए होंगे जिसने उठाए। तो ये तकरीबन इतना तो अभी तक आपको कर लेना चाहिए था कि यार मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो मैं अपनी फीस जो है ना वो खुद पे करूँ। और इसमें तो ऐसा है कि जब आप ये सीख जाएंगे ना, फिर यूनिवर्सिटी आपकी चल रही होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसा हो जाता है कि जो ग्रेवी होती है, ग्रेवी बोलते हैं यार, छोटा सा हिस्सा निकाल के ये यूनिवर्सिटी की फीस दे दो, ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि अगर मेहनत करेंगे तो सब होगा, वरना बहुत मुश्किल है भाई। और अभी आप थोड़ा पढ़ लेंगे ना, जिसका भी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है या फर्स्ट ईयर चल रहा है या सेकंड ईयर चल रहा है, तो ये 1 साल में ये पढ़ेंगे ना, तो फिर आपका यूनिवर्सिटी में अलग ही लेवल होगा। दूसरे लोगों से यूनिवर्सिटी वाले आप बहुत आगे होंगे। ठीक है भाई, यूनिवर्सिटी में भी आपका नाम होगा, यूनिवर्सिटी भी चाहेगी कि आप वहां पे पढ़ें, अच्छा पढ़ें और आगे बढ़ें जब आप इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे।
ठीक है भाई, तो अब काफी हो गई मोटिवेशन आज के लिए, थोड़ा काम के ऊपर आते हैं। अच्छा, अब जिन लोगों ने बनाए उनके एक दो थोड़े खोल के देख लें ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि कैसे बनाने थे। देखिए काफी लोगों ने अच्छा अच्छा सब किया है। देख रहे हो भाई कितना अच्छी यूआई बनाई है। अच्छा, पेजेस भी बनाए हुए अलग अलग। ये सब खुद बना है? किसका ये? अच्छा, ये तो किसी और वेबसाइट पे चला गया। मैंने ऊपर यूआरएल नहीं देखा, मैंने लगा शायद बना दिया लड़के ने मेहनत करके। चलो फिर भी देखे भाई, ये वाली चीज करनी थी कि यार इस तरह आपका पोर्टफोलियो बन गया, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4 इस तरह आ जाते। आप क्लिक करते असाइनमेंट 1 पे चले जाते, जा क्यों नहीं रहा ये? अच्छा चला गया, अब गए। ठीक है, तो इस तरह सबके लिंक्स आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, अब आप ये देखें कि यार पोर्टफोलियो बना दिया, नीचे लिंक्स दे दिया, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 वगैरह। ठीक है, असाइनमेंट 6 पे अगर मैं जाऊं तो ये आ गया असाइनमेंट 6। ठीक है, इसमें इस तरह से कुछ करना था। असाइनमेंट 5 पे मैं जाऊं। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो है ना एक ही नेटलिफाई का लिंक बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके 6 असाइनमेंट है आपने 6 अलग अलग लिंक बना दिए, उसकी जरूरत नहीं है। तरीका बताया था ना कि सारा एक ही फोल्डर में रखना है, जितनी भी असाइनमेंट है फोल्डर के नाम रख देना है अपने अच्छे अच्छे। ठीक है भाई, और उसमें आपको लिंक करवा देना है। ठीक है, तो जिस तरह ये अभी आपको दिखाया तो कुछ इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, इसको और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, अच्छी अच्छी यूआई बना दें, कलर दे दें अच्छे। ठीक है, देखें सिंपल बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। 6 नहीं है असाइनमेंट इस पे, देखें बल्कि 5 था 6 था वो, 5 था। चलो सेट है, अच्छा बना हुआ है ये भी। इस पे क्या यूट्यूब पे चले You आएगा, have a great यहाँ पे website. प्ले करवाओ ना। आई फ्रेम देना था, ये इमेज दी हुई है, बताया भी था। सेट है भाई, और ये देखें कौन है, ये और अच्छा हो गया। पिक्चर भी लगा दी अपनी, अपने बारे में इंट्रो भी लिख दिया, और नीचे आगे सारे असाइनमेंट्स आ गए। इस तरह का भी कर दें, बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरह का आपको बनाना था। अच्छा, और किसी को कुछ समझने में कोई इशू तो नहीं आया कि जैसे एक ने, अच्छा इसमें जो है ना देखें, अभी से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये आपको एंड तक याद रखनी है। कोडिंग में ज्यादातर जो मिस्टेक्स होती है ना वो स्पेलिंग की होती है ज्यादातर। तो ये बात को ना आप जहन में रखें शुरू से ही, कि लोग जो है ना पूरा पूरा दिन, दो दो दिन लगा देते, तीन तीन दिन लगा देते हैं, उस इशू में फंसे रहते हैं। 3 दिन बाद पता चलता है कि यार ये असाइनमेंट नहीं असाइनमेंट्स था। 3 दिन बाद जब बंदे को पता चलता है, बोलता है यार देखो मैंने सिर्फ ऐसे नहीं लगाया था, मैं 3 दिन निकाल दिए इसमें। ये इतना होता है। आप अगर इसको ऐसा बोले ना कि कोडिंग में 80-90% मिस्टेक जो है वो सिंटेक्स की और स्पेलिंग की होती है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, और देखिए जो सीख जाता है वो तो कम करता है, लेकिन जो सीख रहा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो ये ज्यादा करता है मिस्टेक स्पेलिंग की, और बहुत ज्यादा आती है। अब जैसे फोल्डर नेम में मैंने आपको एक रूल बताया बताया शुरू से, जब हमारी क्लास हो रही थी शुरू की, तो भाई मैंने ये बोला था आपको कि जब भी फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर में स्पेस नहीं देंगे आप, फोल्डर नेम में बताया था। फिर भी लोग इश्यूज में फंसे हुए, मेरे पास 2-3 का मैसेज आया उसी इशू से रिलेटेड कि यार ये लिंक नहीं हो रहा। किसी ने फोल्डर नेम में स्पेस दे दी, किसी ने फोल्डर नेम में हैश दे दिया, कोई स्पेशल कीवर्ड दे दिया। फोल्डर नेम में कभी भी ना कोई स्पेशल कीवर्ड आएगा, ना कोई स्पेस आएगी, तो ये याद रखें। ठीक है, सिंपल जैसा फोल्डर नेम होता है सिंगल वर्ड में आप उसको बनाएं। ठीक है, अगर आपका मल्टी वर्ड हो रहा है तो आप डैश लगा दें, अंडरस्कोर लगा दें, स्पेस ना दें, स्पेस ना दें, और उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी ना दें। क्योंकि जब आप उसमें, जैसे आपने फोल्डर नेम में असाइनमेंट नंबर 1
असाइनमेंट #1 दे दिया, तो अब हैश जो है ना वो कीवर्ड में आ जाएगा, अब जब उस पर आप लिंक लगाएंगे ना वो मसला करेगा, क्योंकि लिंक के अंदर हैश का मतलब कुछ और होता है, क्यूरी होता है इसका मतलब। तो इस वजह से फोल्डर नेम में ना स्पेस देनी है, ना आपको स्पेशल कैरेक्टर को यूज करना है, ठीक है। तो ये याद रखें। और दूसरा जो स्पेलिंग वाली चीज मैंने बताई ये भी आप याद रखें कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। दिमाग को बिल्कुल हाजिर रख के काम किया करें। अगर आप किसी ख्यालात में घूमे तो नहीं किया करें, ठीक है। पहले उससे बाहर निकल जा करें और फिर कोडिंग किया करें तो अच्छी होगी। अच्छा जी, तो बुक खोल लेते हैं भाई जल्दी से। चैप्टर नंबर 11। अच्छा जी, तो सेलेक्टर समझ में आ गए सबको सीएसएस के। अच्छा देखिए, अगर फिलहाल आपको क्लास भी समझ में आई है ना, सिर्फ आपके लिए काफी है, तो आप सीएसएस बड़े आसानी से कर सकते हैं। समझना तो सारे जरूरी हैं, लेकिन क्लास को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर सीख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें इंपॉर्टेंट वाले जो थे ना वो टाइप हो गया, जो कि नेम से टारगेट करते हैं हम। जैसे H1 को अगर आपने कलर देना है तो आपने डायरेक्टली H1 लिखा और उसको स्टाइलिंग दे दी, ठीक है। अगर आपने एक 3-4 को एक साथ टारगेट करना है, H1 H2 P, तो इस तरह आपने लिखा, ये टाइप सेलेक्टर कहलाता है। और डायरेक्टली आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया, डिक्लेरेशन दी और उसको कलर वगैरह जो भी देना है वो आपने दे दिया। इसके अलावा क्लास सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेलेक्टर है क्लास, ठीक है। जब भी आप किसी एलिमेंट को स्टाइल देना चाहते हैं तो आप क्लास देते हैं और उसको सीएसएस में जाके टारगेट करते हैं और स्टाइल दे देते हैं। क्लास टारगेट कैसे करते हैं हम? डॉट लगा के करते हैं, सही है भाई। इसके अलावा आईडी से भी स्टाइल होता है, लेकिन आईडी को हम स्टाइलिंग में इतना ज्यादा यूज नहीं करते। आईडी को हम जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे जाके, एचटीएमएल की एलिमेंट की आईडी को। क्लास को हम स्टाइलिंग के लिए बहुत यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ज्यादा यूज होने वाला जो सेलेक्टर है वो चाइल्ड है। चाइल्ड सेलेक्टर समझ में आ गया? चाइल्ड क्या करता है? हाँ भाई, चाइल्ड सेलेक्टर क्या करता है? अच्छा, अभी मैं आपको चाइल्ड का फायदा बताता हूँ क्या है। अच्छा भाई, ये चीजें ऐसी हैं कि यार ये ना आपको बहुत जल्दी समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम इसको कंपेयर करें जावास्क्रिप्ट के साथ ना, जावास्क्रिप्ट इससे बहुत आगे। मतलब अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें समझने में मुश्किल हो रही है ना, तो आप सोचें और समझें इसको, यार मुझे मुश्किल क्यों हो रही है, मैं किस चीज में लैग कर रहा हूँ, क्या मैं अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं पढ़ नहीं रहा घर जाके, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देख लें। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को समझना ना इससे ज्यादा मुश्किल होगा। और इस कोर्स में आने का हमारा मकसद क्या है? जावास्क्रिप्ट सीखना, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आसान है, ठीक है, इजी टू लर्न है। जल्दी से आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से कि पहले कहा जाता है कि यार जो सीख प्रोग्रामिंग में आना चाह रहा है ना, पहले वो जावास्क्रिप्ट सीख ले, और उसके बाद फिर वो अगर दूसरी फील्ड में जाना चाह रहा है, एआई में या कहीं और पे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए आगे। पाइथन सीख ले, फिर आगे जाके कुछ और सीख ले। तो इस वजह से कहा जाता है कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है ना बहुत आसान चीज है, वो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो कोशिश करके चीजें हैं, इसको अभी से समझने की कोशिश करें ताकि जावास्क्रिप्ट में आपको आसानी हो। लिंक लगा देते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस हम यूज कर रहे हैं, ऐसा ही है, जिसमें एक अलग से फाइल बनेगी। अच्छा, अगर मैं इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर ले जाऊं सीएसएस के, तो अब एचटीएमएल में कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? कहाँ पे? एचरेफ में? एचरेफ में क्या दूं मैं? सीएसएस स्लैश, बस ऐसा ही। अभी से सीएसएस स्लैश दिया क्यों?
क्योंकि ये स्टाइल डॉट सी एस एस की जो फाइल है ये सी एस एस के फोल्डर के अंदर है। अगर ये फोल्डर के बाहर होती, रूट पे होती, इसका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ रिलेशन जो है सिबलिंग का होता, तो डायरेक्ट मैं इसका नाम दे देता। एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का सिबलिंग अब हो गया सी एस एस का फोल्डर, और सी एस एस के फोल्डर में पड़ी हुई है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इस वजह से पहले हमने सी एस एस के फोल्डर का नाम दिया और फिर उसके अंदर जो फाइल रखी हुई है उसका नाम दिया। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक H1 बना रहा हूं और मैं एक H2 बना रहा हूं। ठीक है वो, और मैंने एक पैराग्राफ बना दिया। अब मुझे इन तीनों को अलग अलग कलर देना है, कैसे दें? और अभी आप ये नहीं देखें, आप ये समझे कि यार इसके अलावा भी हमारे पेज में H1 बहुत पड़े हुए हैं, H2 बहुत पड़े हुए हैं, P बहुत पड़े हुए हैं, तो इस वजह से टाइप सेलेक्टर हम यूज नहीं कर सकते, तो क्या करें? अच्छा चले अलग अलग क्लास देते हैं। इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2 और इसको क्या बोल दिया 3। ठीक है, और CSS में आके मैंने कहा भाई .1 कलर दे दो आप रेड, .2 इसको कलर आप दे दो ब्लू, और 3 को आप कलर दे दो ग्रीन। ठीक है, तो चला के भी देख लेते हैं इसको क्या दे रहा है। सही दिया इसने। अच्छा, इससे हमें नुकसान ये हुआ कि यार, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, क्लास ज्यादा देनी पड़ गई, 1 भी दी, 2 भी दी, 3 भी दी। ठीक है, अब इसमें देखें अगर हमें चाइल्ड सेलेक्टर यूज करता ना तो क्या फायदा होता। मैं इसके पेरेंट पे एक डिव बनाता। डिव किस लिए था याद है, भूल गए? कंटेनर, मतलब बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है उसको इसके अंदर पैक कर देना। ठीक है, कंटेनर में रख देना। अब मैं क्लास दे रहा हूं डिव को बॉक्स। ठीक है, CSS में आया, मैंने कहा भाई डॉट बॉक्स के अंदर H1 है, उसको कलर दे देना आप रेड। सेट है। डॉट बॉक्स के अंदर H2 है, उसको कलर दे देना ब्लू। और फिर मैंने बोला कि भाई डॉट बॉक्स में P का एलिमेंट है, उसको कलर दे देना ग्रीन। सही है भाई। तो अब देखें यहाँ पे इसने क्या किया, वही काम किया। अब इसमें चाइल्ड सेलेक्टर में और क्लास में फायदा हो, अब ये हमें 3 क्लासें देनी नहीं पड़ती। ये जो हमने 3 दिन दी ना, देखें इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये भी हटा दी और ये भी हटा दी मैंने। इसको चलाया, चल रहा है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा रहा? चाइल्ड ज्यादा अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो ये 3 एलिमेंट है, 4 होते, 5 होते, 10 होते। ठीक है, तो हमें 10 क्लास देनी पड़ी अभी। तो हमने ना क्लास नहीं दी इसको, तीनों को हमने क्या किया, इसके पेरेंट को क्लास दे दी। जिस कंटेनर में ये तीनों पड़े हुए हैं उसको क्लास दे दी, और CSS में जाके पेरेंट के जरिए इसकी चाइल्ड को टारगेट कर लिया। तो ये चाइल्ड सेलेक्टर का फायदा है कि हमें बिला वजह सारे एलिमेंट्स को क्लास देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वो समझ में आया चाइल्ड सेलेक्टर। तो इस वजह से हम चाइल्ड सेलेक्टर यूज करते हैं। बॉक्स के अंदर अगर मल्टीपल हो तो फिर क्लास देनी पड़ेगी, फिर क्लास देनी पड़ेगी। किससे? हाँ, वो तो फिर अलग चीज है ना। वो अलग चीज है कि दूसरे चाइल्ड को करो, पहले चाइल्ड को करो, वो अलग चीज है। लेकिन अगर हमें 2 H1 है हमारे पास और फिर दोनों को अलग अलग देना है हमें, तो फिर किसी एक को क्लास दे दें हम। ठीक है भाई। इसके अलावा डिसेंडेंट चाइल्ड सेलेक्टर था ना दूसरा वाला, उसमें क्या था कि मिसाल के तौर पे ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर SMIT को मैं एक लिंक बना रहा हूं। SMIT को मैंने बना दिया एक लिंक, और इसके href में मैंने बोल दिया कि भाई आप चले जाना। खैर इसको अभी कहीं भेजा नहीं मैंने,
मैंने कहा बस ये लिंक बन जाए, बन गया लिंक। अच्छा अब मैं अगर यहाँ पे आऊं और मैं लिखूं डॉट बॉक्स चाइल्ड ए कलर, हो जाएगा कलर अप्लाई या नहीं? नहीं होगा? हो जाएगा? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बॉक्स का चाइल्ड नहीं है, किसका चाइल्ड है? पैराग्राफ का चाइल्ड। तो अच्छा अगर मैं ये चाइल्ड सिलेक्टर हटा दूं और इस पे स्पेस दूं, इसका क्या मतलब होता है? हो जाएगा? ठीक है भाई। तो ये क्या है, डिसेंडेंट चाइल्ड सेलेक्टर, इसका मतलब ये है कि चाहे वो जितना भी नेस्टेड पड़ा हो, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड हो, ये चाइल्ड हो, ये जितना भी वो नेस्टेड पड़ा हो, उसको जाके ये कलर अप्लाई कर देगा, बस वो होना बॉक्स के अंदर चाहिए। ठीक है, अभी देखिए ए का जो टैग है ये किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर। चाहे वो अब किसी भी एलिमेंट के अंदर हो वो अप्लाई कर देगा। तो इन दोनों में ये फर्क है, चाइल्ड सिलेक्टर में और। अच्छा अगर आप चाहे ना तो इसको भी इससे कर सकते हैं। आपने कहा भाई ये वाला मैंने लगाऊं, मैं इसी से कर दूं, तो क्या इससे भी हो जाएगा ये? ठीक है भाई, तो इससे भी ये काम हो जाएगा अगर आप करना चाहें। लेकिन ये लगाते हैं ना, तो इसका मतलब सीएसएस में जो सीएसएस देख रहा है ना, देखिए एक वेबसाइट पे एक डेवलपर काम नहीं करेगा, 2-3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे। तो एक ने कोड लिखा ऐसा, ग्रेटर देन लगाया, दूसरे ने लिखा ऐसा। अब जो देखने वाला है ना वो थोड़ा कंफ्यूज होगा, वो इसको समझेगा कि यार ये डायरेक्ट चाइल्ड है। डायरेक्ट चाइल्ड समझ रहे किसको बोल रहा हूं मैं? कि यार जो बॉक्स का अपना चाइल्ड है, और इसको वो समझेगा ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, क्योंकि इस पे सेलेक्टर ऐसा लगाया हुआ है। तो इस वजह से जो सेलेक्टर जहां लगेगा हम वही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा काम इसमें हो रहा है हम ये लगा देंगे, इसमें ये वाला सेलेक्टर लगना है तो हम यही वाला लगाएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट चाइल्ड है। जो अगला बंदा देखे इसको, बाद में हमारे कोड को आके वो समझ सके कि यार सीएसएस में ये जो टारगेट किया हुआ है ये डायरेक्ट चाइल्ड को किया हुआ है। क्लियर है भाई चीज? ठीक है, और सेलेक्टर में तो कोई मसला नहीं है भाई। और बाकी सीएसएस हमारे पास 3 तरीकों से हम लगाते हैं। पहला कौन सा है? एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल, तीसरा इनलाइन। इनलाइन वाला भी समझ में आ गया था? ठीक है। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 11 में कलर थोड़ा समझेंगे। देखिए इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है, कलर की थोड़ी इसमें टर्मिनोलॉजी बताई हुई कि भाई कलर बनते कैसे हैं। ये वही वाली चीज है जो रियल कलर्स होते हैं ना हमारे पास, वो जैसे बनते हैं वैसे ही इसमें बनते हैं। तो इन्होंने बना के आपको दिया हुआ है, लेकिन ये समझना ना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, आप जो जिसको पेंटिंग वगैरह आती होगी थोड़ी, वो थोड़ा इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकता है कि कौन सा कलर कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यार अगर आपको कोई कलर बनाना है तो आप 2-3-4 कलर को मिक्स करके वो एक कलर बनाते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में अगर देखें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो इसमें आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी बता रहे हैं कि कलर जो है ना कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो ये हम इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, जो हम कलर टेक्स्ट को देते हैं ना, जैसे अभी मैंने तीनों को दिया, H1 को, H2 को और पैराग्राफ को, ये टेक्स्ट को कलर दे रहे हैं। इस कलर को हम बोलते हैं सीएसएस में फोरग्राउंड कलर। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? फोरग्राउंड कलर। ठीक है, ये टेक्स्ट का कलर होता है। अच्छा, अब कलर देने के, कलर कहीं पर भी दे सीएसएस में आप, कलर की बात जहां आ जाए ना, चाहे वो फोरग्राउंड हो, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे वो आगे जाके बॉर्डर हो, कलर की बात पूरी सीएसएस में कहीं पर भी आ जाए तो आप कलर जो है ना वो 3 तरीकों से दे सकते हैं। पहला होता है कलर का नेम, दूसरा होता है हेक्स कोड, ठीक है, तीसरा होता है आरजीबी वैल्यू। ठीक है, अब कलर नेम में ना इन्होंने पहले से डिफाइन करके रखे हुए हैं कि यार ये कलर नेम है। ठीक है, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ठीक है, तो काफी सारे नेम्स इन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन कुछ कलर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका नेम ना हो, जिनका जो सिर्फ कोड से बन जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब देखिए हमारे आंखों के सामने इतने सारे कलर्स हैं, हम किसी भी कलर का एग्जैक्ट नेम नहीं बता सकते। अब जैसे मैं बोलूं आपकी भाई ये जो लगी हुई वॉल्स, इसका कलर क्या है, हम क्या बोल देंगे, येलो टाइप है, इसका नाम बोल के हम बस खत्म। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो हम नहीं बता सकते। और कुछ कलर होते हैं जिनका हम एग्जैक्ट नेम बता सकते हैं, जैसे हमारी छत है, हम बोले यार व्हाइट है। ठीक है भाई, तो इस तरह काफी सारे कलर्स का नेम है जिनका हम बता सकते हैं देख के क्या ये कलर है। और जिनका नेम नहीं होता वो, अच्छा जिनका नेम है ना वो भी हेक्स कोड से बन जाते हैं,
उनका हेक्स कोड भी है और आरजीबी भी है। अच्छा, हेक्स कोड जो है ना एक वैल्यू होती है, इसमें 3 लेटर्स भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, मतलब ये कलर का ना कन्वर्जन हो रहा होता है कोड के अंदर। इससे जब जब भी आप हेक्स कोड लगाएंगे तो हैश लगा हुआ होगा पहले, हैश के बाद जो है इसकी नंबरिंग आ रही होगी, या अल्फाबेट्स आ रहे होंगे या नंबर्स आ रहे होंगे या दोनों मिक्स आ रहे होंगे। तो इस तरह से ये हेक्स कोड बना हुआ होता है। अच्छा, आरजीबी में क्या है कि आरजीबी लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसमें 3 वैल्यूज देते हैं कॉमा सेपरेटेड। आरजीबी का मतलब क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अच्छा, वैसे तकरीबन लोगों को शायद पता भी होगा कि यार रेड, ग्रीन और ब्लू कलर ऐसे होते हैं कि इन तीनों कलर को मिक्स करके हम कोई भी कलर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने इसकी ना एक रेंज हमें बताई हुई होगी कि इसकी इतनी रेंज है, तो आप उस रेंज को यूज करके जो भी कलर बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन देखिए, टेंशन लेने की या घबराने की कोई मसला नहीं है। मुझे भी इसमें नहीं आते थे सारे कलर बनाने, कि मेरा जो काम है वो वेबसाइट बनाना, मोबाइल ऐप बनाना, मेरा काम कलर बनाना नहीं है। ठीक है, आपका भी नहीं है। तो हम हमारे जो कलर ज्यादा प्रैक्टिस में होंगे, ज्यादा यूज होंगे, वो तो हमें याद होंगे कि यार मैंने कल ग्रीन कलर यूज किया था, उसका कोड ये था। मैं ब्लैक कलर, व्हाइट कलर ज्यादा यूज करता हूँ तो इसका कोड मुझे पता है। ग्रे कलर में यूज करता हूँ ज्यादातर तो उसका कोड भी मुझे पता है। तो जो कलर्स आपके ज्यादा यूज में होंगे उसका कोड तो आपको पता होगा। और खुद से आप बनाते नहीं है, आप क्या करते हैं भाई, गूगल करते हैं कि यार कोई अच्छा कलर गूगल करें, वहां से हम पिक करें और अपनी वेबसाइट में उसको इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है भाई, तो अब हम, अच्छा इसके अलावा हमारे पास बैकग्राउंड कलर होता है। अच्छा, हमने ये देखा था, समझा था कि सीएसएस में आपका हर एचटीएमएल एलिमेंट एक बॉक्स है, ऐसा ही है। मैंने आपको कहा था अगर ये बात आप याद रखेंगे ना तो आपको सीएसएस अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसका जो बॉक्स होता है वो पूरी लाइन में आ रहा होता है, पूरी लाइन को कवर करता है वो ब्लॉक लेवल का। और जो इनलाइन एलिमेंट होता है उसका बॉक्स जहां तक उसका टेक्स्ट होता है, जहां तक उसका कंटेंट होता है, वहां तक होता है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता है ये किसके ऊपर होता है, बॉक्स के ऊपर। ठीक है, मतलब जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बैक पे बॉक्स के ऊपर। अब जैसे अब यहाँ पे देखें H1 को इन्होंने कलर दिया हुआ है ग्रीन टाइप, डार्क सियान इसका नाम है। तो ये जो कलर आ रहा है ये पूरे बॉक्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इस तरह आप नीचे देखें H2 पे जो कलर आ रहा है वो पूरे बॉक्स के ऊपर आ रहा है। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो बॉक्स पे आता है और फोरग्राउंड कलर जो है वो टेक्स्ट पे आता है। अच्छा, अब आप देखिए चीजें बता रहे हैं कि यार देखिए आप ये 3 कलर आपको दिखा रहे हैं कि रेड, ग्रीन, ब्लू कलर हैं और तीनों को देखिए थोड़ा थोड़ा एक दूसरे पे मिक्स किया हुआ है। और उसके बाद अगर आप सेंटर में देखें तो अलग अलग कलर्स बन रहे हैं। इन्होंने इन 3 कलर्स को मिला के व्हाइट भी बना दिया, इन्होंने इन 3 कलर को मिला के पिंक भी बना दिया, इन्होंने 2 कलर को मिला के स्काई ब्लू बना दिया। ठीक है, तो इस तरह ये 3 कलर जो है हमारे पास, इन तीनों को मिला के हम कोई भी कलर बना देते हैं। बाकी कलर पिकिंग टूल्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, वीएस कोड में भी आप देखेंगे मौजूद है। वीएस कोड पे जब भी आपको कलर देते हैं ना तो ये देखें ये खुद शो कर देता है ये टूल, ये देखें आपके पास टूल आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरह देखें ये आरजीबी वैल्यू दे रहा है। आरजीबी वैल्यू क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसका मतलब ये रेड इसने मिलाया 105 रेड की रेंज है, 118 रेड की है, 158 ग्रीन की है और 118 ब्लू की है। तो ये तीनों रेंज मिलके ये कलर बन गया है ग्रीन टाइप का। अच्छा, इसकी रेंज जो होती है ना वो 0 से लेके 255 तक होती है। सही है भाई, तो ये भी अभी बुक में हमें बताएंगे आगे। देखिए भाई, तीनों का आप बता रहे हैं कि क्या कैसे बन रहे हैं तीनों। आरजीबी वैल्यूज का पहले बता रहे हैं, वैल्यूज फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, बिटवीन 0 एंड 255। इसका मतलब ये अगर आपने 255 लिख दिया ना तो आपने पूरा रेड कलर मिला दिया जितना था आपके पास, 100% मिला दिया मतलब रेड कलर। और आपने 0 लिखा तो इसका मतलब आपने रेड कलर 0% मिलाया, रेड कलर मिलाया ही नहीं। ठीक है भाई, तो इसी तरह तीनों की 0 से 255 तक की रेंज है। जितने परसेंट जो भी कलर मिलाना है आप वो मिलाएं तो आपके पास एक कलर बन के आ जाएगा। तो ये हमें नहीं बनाना, देखिए हम बहुत मुश्किल है हमारे लिए ये बनाना, कि हमें क्या पता कि यार कितना कौन सा कलर मिलाएंगे तो क्या बनेगा।
तो हम बस इसको गूगल करते हैं, गूगल पे इसकी वैल्यूज हमें मिलती हैं। काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो ये बना के दे रही हैं बने बनाए। जैसे मैंने अभी VS कोड में आपको कलर टूल बताया, इस तरह ऑनलाइन भी काफी सारे टूल पड़े हुए हैं जिनको यूज करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। आप गूगल कर लेंगे भाई के कूल कलर कंट्रास्ट, ठीक है, CSS कलर्स, इस तरह करके आप सर्च करेंगे ना, आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। देखिए मैं अगर लिख दूं CSS कलर्स, देखिए ये एक वेबसाइट है जो शायद कलर वगैरह दिखा रही है। ये देखें भाई, कोई भी कलर यहाँ से आप बना लें, बने बनाए भी कुछ इन्होंने रखे हुए हैं। देखें ये बने बनाए कलर है, ये पूरी वेबसाइट पे देखें अप्लाई करके भी आपको दिखा रहे हैं। मैंने अब देखें ये वाला सेलेक्ट किया, ये अप्लाई कर देंगे, तो आपको इससे थीम का भी पता चल गया कि यार जब मैं ये कलर अप्लाई करूंगा तो मेरी वेबसाइट की थीम जो है वो कैसी लगेगी। तो इस तरह आपको इस तरह की काफी सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई जो मिलती हैं, बनी बनाई आपको मिल जाती हैं। कलर आप क्या करते हैं उसको उठाते हैं और यूज कर लेते हैं। कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं ना तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 1 कलर यूज करते हैं। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो गोलागंडा बन जाएगा, ठीक है भाई। और हो सकता है कुछ वेबसाइट ऐसी हो जिसमें ज्यादा कलर्स यूज करना पड़ जाए। जैसे कि अगर आप किड्स से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड, भाई बच्चों के कपड़े उस पर सेल हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो वहां पे हो सकता है ज्यादा कलर आपको ऐड करना पड़ जाए। तो ये कलर वाली जो चीज है ना, ये ऑडियंस से भी देखी जाती है कि यार हमारी वेबसाइट पे जो ऑडियंस आनी है वो क्या है। अगर आपकी वेबसाइट की जो ऑडियंस है वो बुजुर्गों वाली है और आप 10-12 कलर लगा दें, जैसी कोई बुजुर्ग आएगा वो ऐसे ही डर के वापसी बंद कर देगा, ठीक है भाई। तो ये चीज ना हमें खुद से देखनी होती है कि यार हमारी ऑडियंस क्या है और हमारी ऑडियंस को कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। और इसके अलावा कब देखी जाती है ये बात कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी कंट्री के लिए कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं बोलता हूँ 14 अगस्त आ रही है, मैं एक अच्छी सी वेबसाइट बनाऊंगा जिसपे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा और अच्छी अच्छी चीजें डालूंगा, तो उसका कलर क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमें खुद पता चल जाता है कि यार मैं इस चीज पे काम करने जा रहा हूँ और इसका कलर ये होना चाहिए। अच्छा अब एक होता है पूरा ग्रीन, डार्क ग्रीन, आप ग्रीन रख देंगे ना तो वो लोगों की आंखों पे चुभेगा वाला ग्रीन। तो ग्रीन के भी कुछ अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं जो थोड़े कूल टाइप में आते हैं और वो जब कोई देखता है ना उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो कलर, ठीक है। तो हम ग्रीन के भी फिर काफी सारे कलर्स मौजूद हैं, उसमें से कोई एक पिक करेंगे और फिर वो लगाएंगे अपनी वेबसाइट में। अच्छा इसके अलावा हेक्स कोड्स यहाँ पे मौजूद है। देखिए ये बता रहा है आपको क्या यहाँ पे जो RGB कलर्स बन रहे हैं इसमें 66 वैल्यू जो है ना वो 102 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा CD जो है वो 205 को और 170 को रिप्रेजेंट कर रहा है AA। तो ये पूरी RGB वैल्यू कन्वर्ट हुई है हेक्स कोड में जो 66CD AA बन गई, ठीक है भाई। और इसके अलावा कलर नेम जो इसका बना है वो मीडियम एक्वामेरिन बना है, ठीक है। तो इसमें देखें हर कलर नेम का कलर नेम नहीं बनेगा, हो सकता है आप कुछ कलर वैल्यू ऐसी लिख दें कि जिसका नेम ही ना हो। अच्छा इसके अलावा ये 3 चीजें भी देखी जाती हैं जब आप कलर बनाते हैं। तो ये एक और चीज आपको बता रहे हैं कि यार ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ह्यू की जो है ना एक कलर रेंज होती है कि उसमें से आप कोई भी एक कलर उठा लो, ठीक है भाई। जिस तरह देखें हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि यार बचपन में हमारे पास एक 6 कलर का बॉक्स था, एक 10 का था और एक और 20 वाला। जिसके बाद 20 वाला होता था हम बोलते हैं ये पार्टी ये लड़का 20 वाला बॉक्स लेके आया। तो 20 वाले बॉक्स में क्या होता था, आसानी से सारे कलर्स मिल जाते थे, हमारे पास कोई नहीं होता था यार ये वाला कलर देना, काम चल गया। लेकिन जो हमारे पास 6 कलर वाला बॉक्स था ना, अगर हमें कलर बनाना आता हो तो हम उस 6 कलर से कोई भी कलर बना दें, क्योंकि उसमें 6 ऐसे कलर्स होते थे कि उनको मिला उला के जो भी हम करते तो उससे जो भी हमें कलर चाहिए होता वो बन जाता। लेकिन ये आएगा किसको? अच्छा काफी लोग होते हैं जिनको आता है, जो पेंटिंग का शौक रखते हैं, पेंटर होते हैं, जो भी होते हैं। तो इसी तरह सिचुएशन में क्या होता है कि इसमें ग्रे शेड कितना रखना है कलर में, ब्राइटनेस में क्या है कि इसको कितना ब्राइट रखना है, कितना लाइट रख रहे हैं। कंट्रास्ट की बात ये बता रहे हैं कि ये एक लो कंट्रास्ट हमारे पास होता है, एक हाई कंट्रास्ट होता है, एक मीडियम कंट्रास्ट होता है, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं कि आप लो कंट्रास्ट कहाँ यूज करें, कैसे कब यूज करें। तो ये सारी चीजें जो है ना हम खुद से समझ सकते हैं कि यार हमारी वेबसाइट
का अगर बैकग्राउंड थीम कलर वगैरह पूरा लो है तो हम अपने जो टेक्स्ट है उसका कलर थोड़ा डार्क रखेंगे ताकि वो नजर आए। अगर आपने बैकग्राउंड भी लो रख दिया, कलर भी लो रख दिया, तो कलर नजर ही नहीं आएगा, टेक्स्ट जो है ना उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हम खुद से देख सकते हैं। अच्छा भाई, एक प्रॉपर्टी, अब ये तक हमने दो प्रॉपर्टी देखी, कलर और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, कलर जो है वो फोरग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है और बैकग्राउंड कलर वो जो है बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है। अब तीसरी यहाँ पे प्रॉपर्टी के ओपेसिटी। ठीक है, ये क्या करता है, अच्छा इसमें ना ओपेसिटी दो होती है, एक कलर की और एक पूरे एलिमेंट की। ठीक है भाई, अब देखें मैं यहाँ पे अभी तक हमने कलर वगैरह अप्लाई किया है सिर्फ, देखें कलर आ रहा है। मैं H1 को बोलता हूँ कि भाई इसको बैकग्राउंड कलर आप दे दो, रेड कलर है तो बैकग्राउंड क्या अच्छा लगेगा, व्हाइट, व्हाइट तो है, पिंक अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, अच्छा अब ओपेसिटी की ना दो हमारे पास है, एक जो है ना वो पूरे एलिमेंट के लिए होती है। ओपेसिटी करती क्या है कि समझ लें एक तरह से ब्राइटनेस का काम करती है, कितनी ब्राइटनेस इसकी बढ़ानी है कितनी कम रखनी है। तो 1 पे इसकी फुल है, मतलब ये जो अभी आपको नजर आ रहा है ये 1 है डिफॉल्ट, और इसकी रेंज होती है वो 0 से 1 होती है। मतलब वो कैसे भाई, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह 1 तक होती है। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या होगा, ठीक है भाई ऐसे होता है ना, जब हम किसी स्क्रीन की ब्राइटनेस बिल्कुल बंद कर दें हम बोलेंगे स्क्रीन खराब, लेकिन हुआ क्या है, ब्राइटनेस कम हुई है, वापसी बढ़ाएंगे वापसी सही हो जाएगा 0.1। ठीक है भाई, नजर आ रहा है। तो ये वाली जो ओपेसिटी पूरे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होती है, और एक होती है कलर की ओपेसिटी। जैसे ये ब्लैक दिया है ना, अगर आपने कलर में ओपेसिटी रखनी है तो आप कलर नेम और हेक्स कोड में देंगे, आप यूज करेंगे 8 GB, और 8 GB के साथ 8 GB ए लगा देंगे। ये ए वाली जो चीज है ये ओपेसिटी होती है, ये अल्फा, इसका मीनिंग अल्फा है, तो एंड में इसकी वैल्यू होती है। अच्छा ब्लैक कलर जो है ना वो मेरे ख्याल से तीनों फुल फुल मिलाने से बनता है, ऐसे ही। अच्छा 0 0 से भी बनता है, 0 0 और 0। ठीक है, ब्लैक बन गया, और आखिर में जो वैल्यू होगी ये ओपेसिटी होगी। क्या हमें कलर कितना रखना है, मैं कहता हूँ 0.1 तक रख दो आप। देखिए टेक्स्ट हमारा फुल डार्क नजर आ रहा है, इसने जो पीछे बैकग्राउंड कलर है उसको लाइट कर दिया। अच्छा अगर मैं उसकी ओपेसिटी बढ़ा दूं, मैं कहूं कि यार 1 नहीं 5 कर दो आप इसको, बढ़ गई। मैं बोलूं यार नहीं पूरी 1 चाहिए कि अब क्या आएगा। ठीक है भाई, तो ये ओपेसिटी किसकी है, कलर की, बैकग्राउंड की। और जो पूरी अलग से प्रॉपर्टी दी हुई है ओपेसिटी की वो किसकी है, पूरे एलिमेंट की। ठीक है, टेक्स्ट तो इसी में आ जाएगा ना एलिमेंट में, बैकग्राउंड कलर आप दे ही नहीं, ये टेक्स्ट पे अप्लाई हो रही है, मतलब पूरा एलिमेंट पे अप्लाई हो रही है। ठीक है भाई, वरना अगर कलर से करना चाहें तो फिर कलर में 8 GB देते हैं, यहाँ पे 8 GB है, जैसे आपने रेड दिया था ना अभी। अच्छा इसको अगर हम उसमें ले जाएं, इसके आगे, अच्छा ये पिकर क्यों नहीं खुल रहा, खुल गया। ठीक है, रेड की जो वैल्यू है वो फुल मिला देनी है, बाकी 0 0 रखनी है। 8 GB में मैंने कहा भाई रेड 255, और ये 0 और ये भी 0। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी आप कर दो थोड़ी सी कम, 0.5 कर दी। ठीक है भाई, अभी कलर की ओपेसिटी, टेक्स्ट की ओपेसिटी कम हो गई, लेकिन ये टेक्स्ट की नहीं हुई, टेक्स्ट के कलर की हुई। ठीक है भाई, तो ये ओपेसिटी काम किस लिए होती है, जैसे आप देखते होंगे इस तरह की चीज होती है वेबसाइट में कि यार पीछे वीडियो चल रही है या इमेज है बड़ी सी, और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, और इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इसको दिया हुआ है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये क्यों करते हैं हम, कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वीडियो है, वीडियो के अंदर जो कलर है ना वो व्हाइट चल रहा है, बैकग्राउंड व्हाइट चल रहा है, और वीडियो के ऊपर जो हम टेक्स्ट दे रहे हैं वो भी व्हाइट है, तो नजर नहीं आएगा हमें, ऐसे ही नजर ही नहीं आएगा। जिस तरह आप फेसबुक पे आप देखते हैं, फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं वीडियोस आ रही होती है, उसमें म्यूट का एक आइकन होता है,
कभी कभार वो नजर नहीं आता, क्यों? क्योंकि जो वीडियो चल रही होती है वो भी वाइट होती है। ठीक है, तो अब इसको कंट्रोल करना ना पॉसिबल नहीं है, कि फेसबुक ने भी नहीं किया हुआ, कैसे करेगा वो? तो अगर वो इस तरह कुछ कर देगा ना तो फिर उसकी यूआई खराब होगी। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पे हम उसको इस तरह कंट्रोल करते हैं कि यार हम उसके बैक पे एक डिव रख दें और उसका जो बैकग्राउंड है ना वो ट्रांसपेरेंट कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो जो आइकन है या जो टेक्स्ट है वो भी विजिबल हो जाएगा और जो हमारी चीज है वो भी सही जगह पे रहेगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा HSL कलर्स भी होते हैं, लेकिन इनका यूज कम है, और जो RGB हमने देखा, RGB हेक्स कोड नेम वगैरह, उनका यूज ज्यादा है। तो इसमें HSL का मतलब क्या है, ह्यू, सिचुएशन और लाइटनेस। ठीक है, तो HSL में ना, अच्छा ये भी एक प्रॉपर्टी है HSL, जैसे RGB है, ये HSL वैल्यू है HSL। तो इसमें ना 360 की रेंज होती है, मतलब 0 पे ये रेड है, ऊपर टॉप पे जो आएगा। और इसके अलावा अगर आप इसको 0 से बढ़ा के वैल्यूज देते जाएं तो ये 360 के अंदर कोई भी यहाँ पे से एक कलर उठा लेगा। ठीक है, कोई भी कलर उठाएगा, फिर आपसे पूछेगा उसमें ग्रे शेड कितना रखना है, सैचुरेशन कितनी रखनी है और लाइटनेस कितनी रखनी है, और उसके बाद फिर ये आपको एक कलर बना के दे देगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है HSL। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे HSL लिखा हुआ है, इसमें शुरू में लिखा हुआ है 0। इसका मतलब ये है कि इसने रेड कलर सेलेक्ट किया, उसमें 0% लाइट वो कर दी सैचुरेशन, और उसमें ब्राइटनेस जो है ना 78% इसने कर दी। ठीक है, तो इसने कुछ इस तरह का कलर बना के दे दिया जो बैकग्राउंड पे आ रहा है बॉडी के। ठीक है, इस तरह HSL-A भी वही वाला काम करता है जिस तरह RGB-A कर रहा था, अल्फा आखिर में लेता है और कलर की ओपेसिटी को कम करता है। लेकिन इससे ज्यादा जो यूज होता है वो RGB-A, कलर नेम और हेक्स कोड। ठीक है भाई, तो चैप्टर एंड है, कलर समझ में आ गया? दे देंगे। अच्छा इसके अलावा आप देखिए गूगल कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कलर जो है ना वो अगर आप इस नाम से करें थोड़ा, मटेरियल कलर्स। मटेरियल जो है ना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है गूगल की, तो उससे रिलेटेड ये नाम रखा हुआ है काफी डिफरेंट लाइब्रेरीज को ना। तो कलर्स भी देती है, कलर्स बड़े अच्छे हैं इसके पास। अगर हम वेबसाइट में जाके देखें तो देखें काफी सारे कलर कंट्रास्ट जो है ना ये हमें देती है। देखें इसमें से कोई सेलेक्ट कर लिया हमने, इसमें से कोई सेलेक्ट कर लिया। देखें ऐप के ऊपर इंप्लीमेंट करके भी दिखाया हुआ इसने जी। क्या नाम है? फ्लैट कलर। अच्छा देखें ये एक वेबसाइट बताइए सादिक भाई ने, फ्लैट यूआई कलर्स। देखिए कितने सारे कलर पैलेट इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी एक में चला जाऊं तो ये देखें कितने सारे कलर्स आपको दिखा रहा है, इनमें से कोई भी कलर। अब देखें नेम भी बता रहा है, प्योर एप्पल कलर। ठीक है, काफी सारे इसने नेम भी रखे हुए हैं, और इसमें से आपको कोई भी सेलेक्ट करना है अपनी थीम के लिए, वो आप एक कलर सेलेक्ट कर लें, ये उसकी जो वैल्यू है वो कॉपी कर देगा। देखते हैं इसने क्या कॉपी करके दिया है। मैंने वहां से कलर कॉपी किया, यहाँ आके मैंने बैकग्राउंड पे इसको पेस्ट कर दिया, और इसका कलर जो है ना मैं सिंपल रख रहा हूँ जो भी, या वाइट रख देते हैं इसका। देखें भाई सेम कलर आ गया जो हमने कॉपी किया था, ये वाला कॉपी कर देते हैं। हेक्स कोड दे रहे हैं सबके, सेट है भाई। तो इस तरह और भी वेबसाइट्स होंगी काफी जो पड़ी हुई है गूगल पे, वहां से जाके आप अच्छे अच्छे कलर्स निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए कॉपी फॉर्मेट भी आपसे पूछ रहा है कि आपको कलर किस में चाहिए, हेक्स कोड में चाहिए, अच्छा हेक्स में चाहिए, RGB में चाहिए, या RGB-A में चाहिए। ठीक है, तो सारे फॉर्मेट आपसे पूछा है, मैं इसको बोला RGB में चाहिए मुझे। तो अब जो हम कलर कॉपी करेंगे कोई भी, तो ये हमें RGB के अंदर देगा लाके। मैंने कहा कॉपी, देखें इसने अब RGB वैल्यू उसकी लाके दिया, हमें अप्लाई हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरह भाई कोई भी कलर हम उठा सकते हैं जाके किसी भी वेबसाइट से। अच्छा अब हम एक काम ये करते हैं, गिटहब पढ़ लिया हमने?
पढ़ लें या टेक्स्ट का चैप्टर कवर कर लें पहले? गेटअप कर लें। अच्छा, टेक्स्ट का चैप्टर ना जिस तरह HTML में फॉर्म्स है ना सबसे बड़ा, CSS में टेक्स्ट है, बहुत लॉन्ग चैप्टर है ये, बहुत बड़ा, तो हाफ कर लेते हैं इसको और फिर जो है हम वो गिट कर लेते हैं। सही है भाई? अच्छा देखिए, CSS की जो मेन चीज है ना वो यही है कि सेलेक्टेड समझ में आ जाए और CSS का फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए, CSS स्टाइल किस तरह रही है। बाकी इसमें क्या है, सारी प्रॉपर्टीज जो आपने समझनी है। क्या है, एक प्रॉपर्टी ये भी है जो टेक्स्ट के लिए होती है, एक प्रॉपर्टी ये भी है, बस आप प्रॉपर्टीज चलेंगे आप ज्यादातर। अब टेक्स्ट में आपको ये क्या क्या बताएंगे कि भाई टेक्स्ट का साइज कैसे आप बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H1 से बड़ी हेडिंग चाहिए हो तो नहीं होती है हमारे पास, तो हम उसको CSS से कर सकते हैं H1 से भी ज्यादा। अच्छा, टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट, टाइप फेस क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल जो होता है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, हम फॉन्ट का जो पूरा स्टाइल है वही चेंज कर दें, इसको हम CSS में टाइप फेस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा CSS के जरिए बोल्ड करना, इटैलिक करना, कैपिटल्स करना, अंडरलाइंस करना, ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वर्ड्स एंड लेटर्स। अच्छा जी, टाइप फेस टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, जिस तरह कलर के बारे में आपको बता रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई सेरिफ, सैंस सेरिफ और मोनोस्पेस, ये तीनों जो है ना फॉन्ट फैमिली के नेम है। अच्छा, फॉन्ट फैमिली का सबको पता है क्या होती है? किसको नहीं पता? सबको पता है भाई, जबरदस्त हो गया। मतलब काफी सारे सॉफ्टवेयर में होती है, आपने यूज किए होंगे, वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, जो भी दूसरा कोई यूज किया हो आपने। तो इसमें देखिए सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, ये तीनों का बता रहे हैं कि कौन सा फॉन्ट, इसकी थ्योरी क्या है, फॉन्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इसमें ये देखिए मोनोस्पेस ये क्या बोल रहा है कि भाई एवरी लेटर इन अ मोनोस्पेस और फिक्स विथ फॉन्ट इज द सेम विथ। ठीक है, अच्छा ये सेम विथ का फॉन्ट होता है, मतलब जितने भी इसमें लेटर्स होंगे ना उसकी सेम विथ होगी। मतलब ये जो M का साइज है ये भी सेम है और ये जो I का साइज है ये भी सेम है। वरना अगर हम दूसरे फॉन्ट देखें, ये वाले को देखें, तो I का जो साइज है ना, विथ है, वो बहुत कम है और M की विथ ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह हर फॉन्ट फेस की एक थ्योरी होती है। अच्छा, अब ये भी ना हमारी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम वेबसाइट किसके लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना फॉन्ट रखते हैं। फिर वही बात, अगर हम अपनी वेबसाइट जो है बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फॉन्ट भी हमें थोड़ा सा स्टाइलिश सा रखना होगा। ठीक है, तो हम स्टाइलिश सा फॉन्ट ढूंढेंगे और फिर जाके उसको यूज करेंगे। बाकी अब ये लाइन थोड़ी जो स्टाइलिंग है उसकी थ्योरी बता रहा है कि यार हम जो है ना फॉन्ट के अंदर क्या क्या देखते हैं। ये 5 लाइन्स हमें लाके दे रहा है। सबसे ऊपर टॉप वाली लाइन होती है जिससे ऊपर कोई भी लेटर वगैरह जो है वो नहीं जाता, उसको हम बोलते हैं स्कैंडर अबव द कैप हाइट। ठीक है, कैप हाइट टॉप ऑफ फ्लैट लेटर्स, दूसरी एक्स हाइट बेस लाइन और डिसेंडर। ठीक है, तो ये वही वाली चीजें जो इंग्लिश की कॉपी होती है ना, होती थी, होती है नहीं, होती थी, तो ये वही वाली चीज यहाँ पे हमें बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। इसी तरह वेट में क्या होता है, फॉन्ट को लाइट रखना, मीडियम रखना। अच्छा, मीडियम जो है ना वो नॉर्मल होता है, जैसे हमें फॉन्ट नजर आता है मीडियम, ये नॉर्मल बिहेवियर है, डिफॉल्ट है। फॉन्ट को लाइट कर देना, बिल्कुल लाइट थिन हो जाएगा ये, जिस तरह ये आपको लाइट लिखा हुआ नजर आ रहा है। बोल्ड कर देना, बोल्ड और ब्लैक जो है ना ये सेम चीज है। इस तरह स्टाइल में नॉर्मल जो कि अभी आपको नजर आता है डिफॉल्ट पे, ये नॉर्मल है। इटैलिक में थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, जिस तरह आई का टैग हम यूज करते हैं। ऑब्लिक भी बिल्कुल सेम इटैलिक की तरह वर्क करता है। बाकी स्ट्रेच जो है ये अब इसकी इतनी सपोर्ट नहीं है, पहले थी। अच्छा, अब ये तीनों जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये हर किसी फॉन्ट पे नहीं चलते। अगर आपने कोई ऐसी फॉन्ट फैमिली यूज की जो पहले से ही बोल्ड है और उस पर आप बोल्ड लगा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं H1 की हेडिंग को, ये जो हेडिंग है मेरे पास H1 की, मैं बोलूँ ये बोल्ड हो जाए तो ये होगी नहीं, होगी, क्योंकि ये पहले से ही बोल्ड है। हाँ, इटैलिक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं हर फॉन्ट के ऊपर जो भी हम फॉन्ट लगाते हैं कि अगर वो पहले से बोल्ड है ना तो अब उस पर बोल्ड अप्लाई नहीं होगा, अगर वो पहले से इटैलिक है तो उस पर इटैलिक अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है, अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि यार हम कौन सा टाइप फेस यूज करें अपनी वेबसाइट के लिए। अब ये डिपेंड करता है बिल्कुल आपके ऊपर कि आप कौन सा टाइप फेस यूज करना चाह रहे हैं और आपकी जो ऑडियंस है वो क्या है। कुछ फॉन्ट फेसेस होते हैं, फॉन्ट फैमिलीज होती हैं जो डिफॉल्ट होती हैं ब्राउजर में, ठीक है, जिसमें आप सीएसएस में जब आप फॉन्ट फैमिली की इसकी ना एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली फॉन्ट फैमिली, ये देखेंगे ना, देखें आपको यहाँ पे कितनी सारी नजर आ रही है, ये सारी डिफॉल्ट है, मतलब सीएसएस की अपनी ये मौजूद है और ये ब्राउजर पे सपोर्ट भी है इसकी। ठीक है, अब जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई दे दूं एक आध, मैंने ये वाली दे दी, अच्छा ये इतनी सारी क्यों आ रही है इसका मतलब भी अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए फॉन्ट अलग हो गया। तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर ना कुछ डिफॉल्ट होते हैं, जैसे वर्ड में कुछ डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली है, अगर आपको कोई स्पेशल लगानी होगी तो आप इंपोर्ट वगैरह करके लगाएंगे। इसी तरह फोटोशॉप में कुछ डिफॉल्ट होती हैं, अगर आप कोई दूसरी लगाना चाह रहे हैं तो आप इंपोर्ट करके लगाएंगे। सेम यही चीज ना सीएसएस में भी है कि जो डिफॉल्ट यहाँ पे मौजूद है वो मौजूद है, और अगर आपने कोई दूसरी यूज करनी है तो आप वो डाउनलोड करेंगे, उसको सेव करेंगे अपने पास और उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल से आपको दे रहे हैं भाई, मोनो स्पेस की, कर्सिव की, और दूसरी काफी सारी इन्होंने चीजें आपको दी हुई हैं। अच्छा ये थ्योरी बता रहे हैं कि यार इस पेज पे अवेलेबल है आगे। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली, और इसमें आप अपनी कोई भी फॉन्ट फैमिली देखिए, सारी मैं हटा दूं, सिर्फ मैंने एक लिखी है और मैं जाके देखूं कि क्या आ रहा है। देखिए रीलोड करा फॉन्ट फैमिली, नीचे वाले टेक्स्ट की देखिए, ऊपर वाले टेक्स्ट की देखिए, दोनों डिफरेंट है। अच्छा इस तरह काफी सारी और भी हमारे पास आ रही है। अच्छा ये इतनी सारी वैल्यूज एक साथ क्यों आती हैं इसका भी मैं आपको बता दूं कि अब देखिए मैं अगर ये वाली लगा रहा हूं, एरियल लगा रहा हूं, तो एरियल के साथ कॉमा हेल्वेटिका और कॉमा सेंस सेरिफ करके आ रही है हमारे पास, दो और आ रही है। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि यार ये जो आप फॉन्ट फैमिली लगा रहे हैं एरियल, ये हो सकता है किसी ब्राउजर पे सपोर्ट ना करे। ठीक है भाई, भाई एरियल नहीं, एरियल तो तकरीबन ऐसा फॉन्ट है कि जो हर जगह सपोर्ट करता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट वाला जो फॉन्ट है अगर ये किसी ब्राउजर पे सपोर्ट ना करे तो उसके बदले ये वाला चल जाए, और अगर ये वाला भी सपोर्ट ना करे तो कौन सा चल जाए? सैन सेरिफ चल जाए। अगर तीनों सपोर्ट ना करे तो जो डिफॉल्ट है वो आ जाए। ठीक है भाई, डिफॉल्ट कौन सा आता है? जो नीचे आपको H2 का नजर आ रहा है, ये डिफॉल्ट है। जो भी ब्राउजर का अपना फॉन्ट होगा वो अप्लाई हो जाएगा इस पर। लेकिन ये तीनों इस वजह से दिए हुए कि यहाँ पे कंडीशन हमने बोली हुई कि अगर ये वाला मिल जाए तो ये वाला दिखा दो, ये दोनों को इग्नोर कर देना, और अगर ये वाला ना मिले तो हेल्वेटिका दिखा देना, अगर हेल्वेटिका नहीं मिले तो सैन सेरिफ दिखा देना। तो इस वजह से ये कॉमा सेपरेट देते हैं। क्लियर है कॉमा वाली बात? तो काफी सारे जो है ना भाई वो इसके अपने भी हैं। अब जैसे सैन सेरिफ जो है वो भी इसका अपना, अगर मैं बोलूं यार सैन सेरिफ अप्लाई हो जाए, ठीक है भाई, ये अप्लाई हो गया। इसके अलावा मैं उसको बोलूं यार कि ये अप्लाई हो जाए, मोनो स्पेस, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो दूसरे फॉन्ट हैं तो हम वो डाउनलोड करके, फॉन्ट ज्यादातर हम डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं। इसके डिफॉल्ट फॉन्ट जो है ना इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते और इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते, तो फॉन्ट हमेशा कभी भी वेबसाइट में हम यूज करते हैं ना तो उसको डाउनलोड करते हैं और फिर यूज करते हैं। अच्छा फॉन्ट साइज, कि H1 का डिफॉल्ट साइज अभी जो भी वो आ रहा है, डिफॉल्ट साइज इसका आपकी स्क्रीन के हिसाब से होता है। जैसे अगर मेरे पास स्क्रीन, स्क्रीन को देखता है कि आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, कितने पिक्सेल्स की स्क्रीन है, उस हिसाब से इसके साइज को डिवाइड करता है। थोड़ा सा ये चार्ट भी दिखाएगा नीचे, देखें यदि पिक्सेल्स दिखा रहा है कि अगर आपकी जो स्क्रीन है वो 12 पिक्सल स्केल पे, तो H1 का जो साइज होगा ना वो 24 px होगा, और H2 का कितना होगा 18, H3 का कितना होगा 14, और बॉडी का साइज कितना होगा 12। अगर 12 पिक्सल के स्केल पे बात कर रहे हैं, ये स्केल क्या होता है? ये समझिए जो स्क्रीन की हमारी विड्थ है ना, ये इसको बोल रहा है कि ये स्केल। और अगर आपके पास 16 पिक्सल का स्केल है तो आपका H1 का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा?
32। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे डिपेंड करता है। तो अभी हमारे पास में देखिए 24 दिया इसको, तो देखते हैं अप्लाई होता है नहीं होता। वो है भाई 24 इस तक कर दिया। पहले ये हो सकता है 20 ज्यादा हो, 26 वगैरह हो, क्योंकि वो स्क्रीन मेरी हो सकता है बड़ी हो। ठीक है, अगर मुझे इससे ज्यादा बड़ा करना है तो मैं इसको बोलूँ यार 32 कर दो इसको आप। ठीक है भाई, 32 पे चला गया। मैं चाहता हूँ नहीं और बड़ा करना है, तो 50px पे आप इसको ले जाओ, तो ये बड़ी हेडिंग हो गई हमारे पास ज्यादा। ठीक है भाई, तो इस तरह अब इसमें ना परसेंटेज भी होता है। अब देखिए ये बता रहा है कि 16 पिक्सल है ना, तो बॉडी का आपके पास कितने आएगा 16। ठीक है, बॉडी का साइज आपकी 16 है, और हमारी बॉडी का साइज मिसाल के तौर पे 16 ही समझ लें, और मैं इसको फॉन्ट साइज दे रहा हूं 200%। परसेंट क्या करता है, ये देखता है पेरेंट को। अगर इसका पेरेंट बॉडी है तो ये बॉडी को देखेगा बॉडी के पास कितना पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अब जैसे देखिए परसेंट का ना इसमें समझना काफी आसान है। परसेंट का आप ऐसे समझें कि आप अपने फादर को देखें, उनके पास मिसाल के तौर पे 100 का नोट है। ठीक है भाई, अब आपने अब बोला कि यार इसका 200% मेरे पास आ जाए, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो परसेंट जो है ना हमेशा पेरेंट को देख के काम करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 200% लिखा, तो ये देखेगा बॉडी को कि यार बॉडी के पास कितना पड़ा हुआ है। अगर बॉडी के पास 16px पड़ा हुआ है तो इसके पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अगर बॉडी के पास 32 पड़ा हुआ है, अच्छा अगर मैं इसको 50% कर दूं और बॉडी के पास 32 है, ठीक है ये चीज समझ में आ रही है। देखिए इसको मैंने 15% किया, तो देखिए कितना छोटा कर दिया इसने। अगर मैं इसको 300 पे ले जाऊं 300%, देखिए इसने साइज को बढ़ा दिया हेडिंग के। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने यहाँ पे सबका लिखा हुआ है। देखिए 12 पिक्सल वाली स्क्रीन है तो H1 का साइज 200 होगा। ठीक है, तो उसका साइज क्या हो जाएगा बॉडी का, अगर 12 है तो H1 का 24 हो जाएगा। अच्छा ये EM भी एक दे रहे हैं, ये EM का मतलब क्या होता है, एक M का जो साइज होता है ना ये उससे चलता है। अगर मैंने 2 EM दे दिया तो इसका मतलब 2 M के बराबर का साइज हो जाएगा। 3 EM दे दिया तो 3 M के बराबर का साइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम ज्यादातर जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो PX इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज भी करते हैं। ये फॉन्ट साइज ना आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर दे सकते हैं, H1 हो, हेडिंग हो, कोई पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, ये किसी के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब फॉन्ट फेस के आप ऐसा फॉन्ट यूज करना चाह रहे हैं जो डिफॉल्ट आपके पास मौजूद नहीं है, ब्राउजर में सपोर्ट नहीं है या CSS में अवेलेबल नहीं है, तो अब आप डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए इसका तरीका ये होता है, CSS की फाइल के सबसे टॉप पे आके आपने जितनी भी CSS लिखी हुई है उसके सबसे टॉप पे आ गए, और आपने वहां पे दिया फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस ये जो है ना ये कीवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, कीवर्ड @फॉन्ट फेस कर्ली ब्रैकेट। इसमें दो प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, एक है फॉन्ट फैमिली और दूसरा सोर्स। अच्छा फॉन्ट फैमिली में ना इसको हम फॉन्ट का नाम देते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मैं इसको बोलूं कि भाई माय फॉन्ट, इसको मैंने क्या नाम दे दिया माय फॉन्ट। और ये जो सोर्स दिया हुआ है, सोर्स के अंदर यूआरएल है, यूआरएल और राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम इसको बताएंगे कि ये फॉन्ट कहां से उठा के लाना है। तो पहले हमें फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा डाउनलोड कहां से करें, वैसे तो काफी सारी वेबसाइट से डाउनलोड करने की, लेकिन गूगल की जो वेबसाइट है वो सबसे बेस्ट है, गूगल फॉन्ट्स के नाम से। इसमें ना काफी सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। देखिए मैं गया fonts.google.com पर, यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे फॉन्ट्स जो है यहाँ पे हमें मिलेंगे। देखें भाई, तो इसमें से जो भी आपको लगाना है वो आप सेलेक्ट करें, उसको डाउनलोड करें और उसका यूआरएल वहां पे बता दें कौन सा लगाएं। ये वाला लगा दें, समझ में भी नहीं आएगा।
कोई स्टाइलिश से लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई अप्लाई हुआ है। ये लगा दें। ठीक है, अब देखिए ये फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट की, ये बता रहा है कि कुछ तरह की आएगी। मैं चाह रहा हूँ यार, मैं इसमें ना लिखना चाह रहा हूँ कि अपना नाम, तो अब ये दिखा देगा वो इस तरह लिखा हुआ आएगा आपके पास। ये भी ऑप्शन है, जो भी टेक्स्ट आप लिखवाना चाह रहे हैं, जैसे मैं लिखवाना चाह रहा हूँ भाई सैलानी, सैलानी ऐसा लिखा हुआ आएगा। मैं बोलता यार नहीं सही, अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, इसमें ना और भी टाइप हो सकती है। अभी इसने रेगुलर दिया हुआ है, सिर्फ रेगुलर। हो सकता है ऐसा फॉन्ट भी हो वो रेगुलर 400, रेगुलर 600, इटैलिक, लाइट, काफी सारे उसके टाइप्स दे रहा हो आपको। लेकिन ये फॉन्ट ऐसा है जो आपको एक ही टाइप दे रहा है रेगुलर की। तो मैं इसको क्या करूंगा, डाउनलोड फैमिली। पहला तरीका ये है लगाने का कि डाउनलोड कर लिया, जिप फाइल आ गई आपके पास, आपने इसको अनजिप किया, ये इसकी फाइल आ गई। फॉन्ट की जो फाइल एक्सटेंशन आपके पास आएगी ना गूगल से, उसकी होगी एक्सटेंशन .ttf। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं ट्रू टाइप फॉन्ट। और इसके अलावा OTF भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन TTF जो है ना वो सबसे बेस्ट है और हर ब्राउजर पे सपोर्ट है इसकी। कॉपी किया मैंने फॉन्ट और अपने फोल्डर में आके यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूं जिसका नेम होगा फॉन्ट्स, और फॉन्ट्स के फोल्डर में ये फॉन्ट में पेस्ट कर देता हूं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मैं URL में क्या दूं। फॉन्ट स्लैश आएगा, गलत। पहले क्या लगेगा, पहले इस फाइल से निकलेंगे। देखिए भाई समझ में आया, भाई इन्होंने, इनको समझ में आया, बाकी सारे बोल रहे फॉन्ट लगा दो। कि अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं, CSS के फोल्डर के अंदर, और फॉन्ट कहाँ पड़ा हुआ है, CSS के फोल्डर के बाहर। तो हमें पहले इस फोल्डर से बाहर निकलना होगा। कैसे निकले, अब किस में जाए, और ये फाइल। ठीक है भाई, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना आपके लिए, ये एंड तक चलेगी और ये बहुत जरूरी है इसका आना, आपको समझना। क्या हम फोल्डर के अंदर है तो फोल्डर के बाहर जाना है, फोल्डर के बाहर है तो फोल्डर के अंदर जाना है हमें, तो ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अच्छा, अब इस फॉन्ट का नाम क्या हो गया, माय फॉन्ट। या तो इसका नाम अपनी मर्जी से रख दें, या जो नाम है वो रख दें सेम। मैंने यही नाम रख दिया जो इसका नाम है, और मैंने ये अप्लाई कर दिया H1 पे आके। हो गया मैं अप्लाई, इजी है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, इसके नाम अगर मैं रख देता अपनी मर्जी से, मैं कहता यार मेरा फॉन्ट, और यहां पे फिर मैं क्या देता, मेरा फॉन्ट। ठीक है भाई, अब भी अप्लाई हो रहा है। तो इसका नाम ना अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, और जो इसका अपना नाम है वो भी रख सकते हैं। सर डायरेक्ट नाम कॉपी नहीं कर सकते? कौन सा नेम, फॉन्ट का नेम से। हाँ कॉपी कर लो, वो दे दो। लिंक से लगाना हो, लिंक अभी लगाने के तरीके बता रहा हूँ ना, 2 तरीके और हैं। ये पहला तरीका था और सबसे बेस्ट तरीका था फॉन्ट लगाने का। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ना हम दूसरे फॉन्ट पे देखते हैं, सही है, कोई दूसरा लगाते हैं। तो सबको सैलानी दिखा दिया, चलो दूसरा हम लगा लेते हैं। कौन सा, ये वाला लगा देते हैं। ठीक है भाई, इसमें देखेंगे काफी सारी टाइप दे रहा है, रेगुलर दे रहा है, मीडियम दे रहा है, सेमी बोल्ड दे रहा है, बोल्ड दे रहा है, एक्स्ट्रा बोल्ड दे रहा है। कौन सा लगाएं, एक्स्ट्रा बोल्ड। अगर आपको सारे चाहिए ना तो आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं इसको, या डाउनलोड फैमिली जब ऊपर से करेंगे ना तो ये सारे डाउनलोड कर देगा आपको। तो अब मैंने एक्स्ट्रा बोल्ड लगाना है ना, मैंने इसको करा सेलेक्ट एक्स्ट्रा बोल्ड। सेलेक्ट हो गया, जैसे शॉपिंग कार्ड होता है ना, इसमें ये ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है आपको, जो आपने सेलेक्ट किया है फॉन्ट फैमिली वो ऊपर जाके सेव हो जाएगा इसके अंदर। ये आप खोलेंगे, देखें यहाँ पे आपका, इसका नाम क्या है, टेक्टूर, टेक्टूर नाम है, और इसकी जो टाइप है वो एक्स्ट्रा बोल्ड है। अच्छा, एक तरीका आपने देख लिया डाउनलोड करके लगाना है, ठीक है। दूसरा तरीका है लिंक के थ्रू लगा लें आप। देखिए ये लिंक दे रहा है यहाँ पे आपको, लिंक आपने कॉपी किया, 2 लिंक दे रहा है, 3 दे रहा है बल्कि, आपने इसको कॉपी किया,
लिंक कहाँ लगेगा? HTML की फाइल के हेड में। ठीक है भाई, लिंक लगा दें यहाँ से, जो इसने लिंक दिया वो लगा दिया। अच्छा, जो आपको फॉन्ट प्रोवाइड कर रहा होगा ना, वही ये लिंक देगा आपको। जैसे गूगल फॉन्ट प्रोवाइड कर रहा है तो गूगल ने लिंक दिया है। और अब ये क्या बोल रहा है, आप बस डायरेक्टली जाके टेक्टूर के नाम से यूज करो, मैं अप्लाई कर दूंगा। लिंक लगाया, H2 को मैंने आके फॉन्ट फैमिली दे दिया। मैंने कहा भाई फॉन्ट फैमिली टेक्टूर, हो गया भाई अप्लाई, सिंपल है। लेकिन इसमें नुकसान वही है कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने लिंक से लगाया। ये लिंक जो है ना वो उठा के गूगल पे जा रहा है, वहां से उठा के लेके लोड कर रहा है फॉन्ट को। तो इंटरनेट होगा तो ये चलेगा, वरना नहीं। बेस्ट तरीका कौन सा है? वही कि भाई डाउनलोड करो और फिर यूज कर लो, ताकि इंटरनेट ना भी हो तो चले। तीसरा तरीका क्या है, वो तीसरे फॉन्ट पे देख लेते हैं, एक और लगा लेते हैं कोई। अच्छा, डाउनलोड करके भी आप मल्टीपल लगा सकते हैं। जैसे ये आपने एक टाइप फेस बना दिया ना, फॉन्ट फेस, आपने इसी को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, एक और लगा दिया, नीचे पेस्ट किया, एक और लगा दिया, 3 4 5 जितने आपने यूज करने कर लें। लेकिन ये भी कलर वाली बात है कि एक वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा एक फॉन्ट, दो, इससे ज्यादा होंगे तो अजीब ही लुक आएगा। अगर टोटल में एक ही फॉन्ट को करना है डाउनलोड करके, तो वो कैसे करेंगे? टोटल मतलब कि पूरी वेबसाइट पे एक ही फॉन्ट आओ, फिर आप बॉडी को दे दें या इसको यूनिवर्सल को दे दें। यूनिवर्सल लगा दें। कौन सा दें? फॉन्ट फैमिली टेक्टूर, मेरा वाला। मेरा फॉन्ट, मेरा फॉन्ट। अब ये पूरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा। यूनिवर्सल हो जाएगा। देखें, इस पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस पे अलग से दिया हुआ हमने नीचे। अब जहां जहां आप टेक्स्ट लिखेंगे ना, जैसे देखिए मैं HTML में आया और मैंने यहाँ पे आके एक पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है भाई, इस पे भी हो गया, सेट है भाई। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है कि भाई आप ये जो लिंक आपने लगाया HTML में, HTML की जगह CSS में लिंक लगा दो। ये क्या कलर भी देगा? लगा के देखें ये वाला। अच्छा जी, ये मैंने सेलेक्ट किया इसका। अब ये देखें CSS का लिंक इंपोर्ट, कॉपी किया। ये जो स्टाइल के एलिमेंट आ रहे हैं ये छोड़ दें, क्योंकि हम CSS में डायरेक्ट जाके कर रहे हैं। सिर्फ ये जो स्टाइल के अंदर का कोड है ये आपने कॉपी किया, CSS की फाइल में आके आपने इसको पेस्ट किया। इसका नेम क्या है ये बता रहे हैं, बंगी स्पाइस। क्या नेम है भाई, ऐसे ऐसे नेम क्यों है भाई फॉन्ट के? अच्छा, दूसरा क्यों दिया भाई कि ये सपोर्ट ना हो तो वो आ जाए। चला के देखते हैं भाई कैसा आ रहा है। हुआ अप्लाई? नहीं हुआ। लेकिन कलर तो उसने दिखाया हुआ होगा कि ऐसा लगेगा। अप्लाई तो कर दिया लेकिन कलर नहीं दिया। लेकिन ये वाला नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कर्सिव हो गया, मुझे लग रहा है ऐसा ही है। सर ये यूनिवर्सल से हटा देना, ऊपर इंपोर्ट किया तो है, क्या पता इस वजह से ना करना। नहीं, यूनिवर्सल दिया है ना, मतलब मैंने कहा है कि भाई सबको यही दे दो। हो गया भाई, सही है भाई। मसला हो सकता है इसका आ रहा हो। हाँ, इसको ना देखिए, हमेशा इंपोर्ट को सबसे टॉप पे करते हैं, ये मसला आ रहा था। इंपोर्ट को हमेशा सबसे टॉप पे करते हैं। ठीक है, क्या इशू था? हमने इंपोर्ट को नीचे कर दिया था। इंपोर्ट वाली जो कीवर्ड होगा ना उसको सबसे टॉप पे जाके करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। सेट है भाई, 3 तरीके, तीनों में से बेस्ट कौन सा है? डाउनलोड करें, अपने पास सेव करें और फिर लगाएं। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, क्या ख्याल है? और फिर थोड़ा गिटहब का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है भाई, कौन आ रहा है? साले सादिक, जल्दी से आ जाओ।
गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड का तरीका, और उसी में ये रेपो बन जाती है। गिटहब से पहले अकाउंट बनवा देंगे, फिर गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करवा के उसमें रेपो बना के अपने कोड को कनेक्ट करके पुश और पुल, कमिट पुश पुल, और कमांड आज बताना कमांड हेलो, आवाज आ रही है क्लियर सबको? अच्छा, अब जो है ना सर बता के गए गिटहब का। हमने गिटहब का किस किस को यहाँ पे पता है, पहले ये थोड़ा बता दें। कोई एक बता दे क्या है। ओपन सोर्स, आपका जो कोड है ना उसको आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी जितनी भी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो सब अपना कोड जो मैनेज कर, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोड मैनेज जो कर रहे होते हैं वो गिटहब के थ्रू कर रहे होते हैं। या गिटहब होता है, गिट बिटबकेट होता है, गिटलैब होता है। ये होते क्या है, ये गिटहब जो है ना आपका एक क्लाउड स्टोरेज है, जहाँ पे आपका जो कोड है ना वो मैनेज हो रहा होता है। और आपके उस जिससे सर बता रहे होते हैं कि आप कभी भी कंपनी में जाएंगे ना तो आप सिर्फ अकेले नहीं होंगे जो आप वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, आपके साथ पूरी टीम होगी और वो पूरी टीम एक वेबसाइट पे काम कर रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई आपके लैपटॉप पे तो आके करेगा नहीं। तो उसके लिए हम गिटहब यूज करेंगे, गिटहब यूज करना सीखेंगे। उसके अंदर आपका कोड मैनेज कैसे होगा और सारी चीजें ये हम आपको बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले github.com, ये पासवर्ड बता सादिक, या पासवर्ड जरा कंफर्म कर लूँ, यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। ऑडिकास्ट है यहाँ पे, ये ऑडिकास्ट कनेक्ट नहीं करना, ऑडी स्टूडेंट का कंफर्म करो। चल तो रहा था, अभी तो चलाया मैंने सर बच्चों का नहीं चल रहा भाई। ऑडी स्टूडेंट के नाम से आ रहा होगा और उसका पासवर्ड है स्टूडेंट 12 स्मॉल में। अच्छा, अभी वैसे ना गिटहब अकाउंट एक साथ नहीं बनाइएगा सब, यहाँ पे घर जाके आराम से बनाना है। इसका रीजन ये है कि अगर एक साथ इतने सारे अकाउंट जाएंगे ना तो गिटहब सबके अकाउंट ब्लॉक कर देगा। कि आईपी एक ही है, गिटहब समझेगा कोई भाई गलत एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, सबके अकाउंट आ दो। और ये हुआ है पहले, चलिए बता। तो घर जाके बनाइएगा, अभी सिर्फ समझे, अभी सिर्फ समझे। जिसका बना है सही है, मसला नहीं। अच्छा, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता दूंगा, आप घर जाके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। अच्छा, गेट और गिटहब ये दो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन कनेक्टिविटी इनका काम एक साथ है। गेट जो है ना वो क्या करता है, आपका जो एप्लीकेशन है आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, उसका वर्जन 1.0 है और आपने वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दी, यूजर्स आ गए, लाइव करने लगे, अब आपको कोई बग फिक्स आया, आपको पता चला यार इसके अंदर मुझे कोई और चीज फिक्स करनी है, तो आप ऑब्वियस सी बात है जो चलती हुई एप्लीकेशन है आप उसको छेड़ेंगे नहीं, आप उसका वर्जन 1.0 अपडेट कर देंगे और जो वर्जन 1 होगा वो आप उसको डाउन कर देंगे। तो इस तरह ये गिट मैनेज करता है। गिटहब क्या करता है, आपका जो सोर्स कोड है उसको मैनेज कर रहा होता है। आपका क्लाउड स्टोरेज बना हुआ होता है जहां पे आप पूरा अपना कोड देख सकते हैं, आपने क्या क्या कमिट किया है, कैसे कमिट किया है, कब कोई चीज डिलीट की है, ऐड की है, सारी चीजें आपकी हिस्ट्री मेंटेन कर रहा होता है। तो हम अभी गिटहब पे अकाउंट बना लेते हैं। कोई एक स्टूडेंट अपना ईमेल बता दे पहले। तकरीब सब बना हुआ है सबका, सर बना हुआ नहीं है ना, कोई एक चीज बोला, कोई बता दे। ये आगे जो बैठा हुआ बता दो ना, ईमेल बता दो अपना। m डॉट स्क्रीन पे क्या है? नेट स्लो हो गया होगा। आगे सही है। भाई तरीका देखना अकाउंट पे। AMMAR QURESHI 030
ईमेल इज इनवैलिड और ऑलरेडी टेकन, आपका बना हुआ अकाउंट पहले से। अच्छा, ये आपका गिटहब का इंटरफेस है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं जो बेसिक, अभी हमारा काम क्या होगा, देखिए गिटहब के अंदर ना बहुत सारे टूल्स है, आगे जाके हम एंड तक पढ़ते रहेंगे जब जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे या रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन काम क्या होगा, हम अपना जो कोड है ना वो गिटहब पे पुश करना, कमेंट करना, कमेंट करके पुश, और उसको वापसी क्लोन करना अपनी लोकल में। लाइक अगर आपने अभी कोई काम किया, आपने उसको पुश कर दिया, घर जाके आपने उसको डाउनलोड कर लिया। अभी फिलहाल हम इतना ही करेंगे, आगे जाके मजीद बहुत सी चीजें हम साथ साथ वक्त के साथ एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गिटहब पहले से ही पढ़ा हुआ आता है? बहुत कम है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, फिर सवाल जगह कंटिन्यू करेगा भाई। इस पे देखें, अभी तक भी आपको कुछ ना स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन देखो क्या मसला हो रहा है। स्क्रीन चल रही है। अच्छा देखिए, अभी तक हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई असाइनमेंट बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मैं बोलता है यार कि असाइनमेंट कहाँ है, आप बोलते हो घर पे रह गया, लैपटॉप में रह गया, ऐसा ही है। या तो बोलते हैं यार वो, या यूएसबी यूज करते हैं हम कि यार असाइनमेंट यहाँ से कॉपी करें इसके लैपटॉप, या यूएसबी में डाल के दे दो असाइनमेंट, कॉपी किया चलो भाई काम हो गया। तो इसमें क्या होता है मसला कि ये वो करते हैं सारे जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, ठीक है। या गूगल ड्राइव पे कुछ डाल दिया, ठीक है, या हमारे पास दूसरे काफी सारी ऑनलाइन स्टोरेज हैं, ठीक है, गूगल ड्राइव है, आउटलुक है, काफी सारी और भी हैं, ठीक है। तो अब डेवलपर अपने कोड को कहाँ मैनेज करता है, गिट पे। अच्छा, गिटहब जो है ना, एक ही ऑनलाइन स्टोरेज समझ लें इसको, जैसे गूगल ड्राइव है, दूसरी वन ड्राइव है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स है, ये सारे क्या ऑनलाइन स्टोरेज। अच्छा, इस स्टोरेज से पहले जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये गिटहब नहीं, ये गिट है, सिर्फ गिट। गिट और गिटहब दोनों अलग अलग चीज है, सही है भाई। अच्छा, गिट जो है ना एक एससीएम है। एससीएम का मतलब सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, ठीक है भाई। सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए एक टूल है, ठीक है। सोर्स कोड को मैनेज करने से क्या मतलब है कि भाई आप देखते हैं कि यार हम जाते हैं हर दूसरे दूसरे दिन किसी एटीएम से पैसे निकालने, वो बोलते हैं यार अभी लिंक डाउन है, डाउन हुआ होता है, या मैसेज आया था हमारे पास कि यार इस टाइम से इस टाइम तक एटीएम बंद होंगे, या एप्लीकेशन हमारी डाउन होगी, ठीक है। या इसके अलावा आप देखते हैं कि यार अभी बीच में आ गया व्हाट्सएप डाउन, ठीक है, या काफी सारी वेबसाइट का ऐसा हो जाता है कि जो डाउन हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई, वो वेबसाइट क्या कर रही है कि उसका काम है कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट की फीस कलेक्ट करना। अब वो हमारे पास लाखों स्टूडेंट्स हैं, वेबसाइट लाइव कर दी, फीस आना शुरू हो गई। अब हुआ क्या, वेबसाइट में कोई मसला आ गया। अच्छा, मसला नहीं आया, हमने वेबसाइट में कोई अपडेट भेजी और उस अपडेट की वजह से वेबसाइट में इशू आ गया और वेबसाइट डाउन हो गई, वेबसाइट बंद हो गई। अब होगा क्या, वो जो फीस आ रही है वो आना रुक गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, लगे रहेंगे उस इशू को सॉल्व करने में, सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है एक दिन गुजर जाए, पूरा 2 दिन गुजर जाए, नुकसान हमारा डबल होता रहेगा। अच्छा, इस अपडेट से पहले वो वेबसाइट चल रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या जो पहले वाली जो वेबसाइट चल रही थी ना, दोबारा उसी पे रिवर्ट कर देना चाहिए और उसको लाइव कर देना चाहिए। अब हम देखें, अगर हम ये कोई एससीएम यूज ना करें, सोर्स कोड मैनेजमेंट वगैरह, तो हमारे पास उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है। हम उसको दोबारा से कैसे रिवर्ट करें और लाइव करें, प्रॉब्लम समझ में आ गई। या हमारे पास इसका हल जुगाड़ क्या होगी, क्या हम इसके ना फोल्डर बना दें अपने पीसी में, अलग अलग वर्जन 1 का एक फोल्डर बना दिया, वर्जन 2 का एक फोल्डर बना दिया। तो इसमें क्या नुकसान है, अगर 100 वर्जन हो गए तो 100 फोल्डर, उसको मैनेज करना फिर और अदाब कि यार 100 फोल्डर को एक साथ रखना, मैनेज करना, ये और ज्यादा अदाब। दूसरा,
एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग काम करते हैं, ठीक है भाई। अब कौन सा काम किसने किया है इसको भी आप ट्रैक नहीं कर सकते। हम बोलेंगे यार आप जिस फोल्डर पे काम कर रहे हो उस फोल्डर में अपना नाम मुझे लिख के दे देना ताकि मुझे पता चल जाए तुमने ही काम किया इसमें, ठीक है, ये प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम इसमें ये है कि यार हमारी जो फील्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें टीम जो होती है ना वो पूरी दुनिया से आती है। मतलब एक डेवलपर पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा है, दूसरा यूएस में बैठा हुआ है, तीसरा दुबई में बैठा हुआ है, तीनों को एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे अगर यही नहीं होगा, गिट नहीं होगा, हम बोलेंगे यार पहले पाकिस्तान वाला काम करे, हेडर बना ले, हेडर बनाए, जब काम खत्म हो जाए गूगल ड्राइव पे रख के शेयर कर दे, गूगल ड्राइव पे रख के शेयर कर दिया। अब दुबई वाले ने ले लिया, दुबई वाले ने फोल्डर बनाया, फिर गूगल ड्राइव पे अपलोड किया, यूएस वाले को दे दिया। तो इस तरह क्या होगा, जब तक पाकिस्तान वाला काम कर रहा है वो इंतजार कर रहा है वो कोड आएगा तो मैं करूंगा, जब तक दुबई वाला काम कर रहा है वो इंतजार कर रहा है कि कोड आएगा तो मैं करूंगा। कितना बड़ा मसला है। तो अगर हम ये यूज करेंगे इससे क्या होगा, एक साथ तीनों काम कर रहे हैं और एक साथ तीनों अपना कोड मर्ज कर रहे हैं गिट के अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, गिट जो है ना ये एक लोकल टूल है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और वो हमारे कोड की ट्रैकिंग कर रहा होता है कि वर्जन 1 का काम कौन सा था, वर्जन 2 का काम कौन सा था, वर्जन 3 में आपने क्या किया है। और ये सारा एक ही फोल्डर में हो रहा होता है, अलग अलग फोल्डर नहीं बनते, जो आपका फोल्डर है उसी में सारा काम हो रहा होगा। तो इससे हमारी ट्रैकिंग भी होगी, इससे ये भी पता चलेगा कौन सा काम किसने किया, टीम वर्क भी हो जाएगा। अच्छा, टीम वर्क करने के लिए ना हमें बस टीम वर्क करने के लिए क्लाउड स्टोरेज चाहिए होगी कि भाई जाहिर सी बात है वो क्लाउड पे जाएगा तो फिर दूसरा बंदा उसका अपने पास उसको डाउनलोड कर सकेगा कोड को। तो उसका जो क्लाउड वर्जन है वो क्या है, गिटहब। गिटहब क्या बोलता है कि आप गिट के जो कोड आपने गिट में मैनेज किया है उसको मुझे दे दो, मैं उसको क्लाउड पे डाल दूंगा और इसमें और एडिशनल चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये गिटहब बोलता है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इसमें ना काफी सारी चीजें, इसमें हमारे एक टीचर है सर निशान, उन्होंने समझाने के लिए ना इसमें वीडियो बनाई थी, तकरीबन 250 के करीब वीडियो बनी थी, मतलब इसमें इतना कुछ है। ठीक है, तो अभी हम इसमें सिर्फ बेसिक चीज देखेंगे। कोड किया, कमिट किया। कमिट क्या होता है, क्या जो कोड आपने लिखा है ना उसके बारे में दूसरे को बताना कि मैंने क्या किया है। जैसे मैंने हेडर बनाया, तो हेडर बनने के बाद मैंने कहा यार मैंने हेडर बनाया, पूरा कमेंट लिख के बता दिया कि यार मैंने आज हेडर बनाया है और ये कंप्लीट हो गया है और सेव कर दिया। तो दूसरा डेवलपर जो होगा ना उस कमेंट को पढ़ के समझ जाएगा कि यार इस बंदे ने ये काम किया है। तो आज हम देखेंगे कि यार कोड लिखना, कमिट करना और उसको गिटहब के क्लाउड पे अपलोड कर देना और फिर दूसरी तरफ से उसको डाउनलोड करना, ये सीखेंगे। अच्छा, सर ने गिट का तो इंट्रो दे दिया। अब जो गिट को कोड को जो मैनेजमेंट है ना, गिट को पुश करना, कमिट करना, ये अभी भी CLI से होता है, लेकिन अभी हमारे पास उससे बेहतर गिटहब ने GUI बना के दे दी है, गिटहब डेस्कटॉप के नाम से, जो लोकली आपके विंडोज में इंस्टॉल हो जाता है। ये desktop.github.com है, ये मैं व्हाट्सएप पे भी लिंक शेयर कर दूंगा। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस पे अपना जो गिटहब का अकाउंट है वो कनेक्ट करना होगा, जिसमें ऑलरेडी है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसी के थ्रू फिर हम अपनी गिटहब की जो ये रिपोजिटरीज होती हैं, यहाँ ये रिपोजिटरीज क्रिएट करेंगे। आ रही है सर वहां पे? ओके, अच्छा, ये गिटहब डेस्कटॉप है। मैं आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूं। अच्छा, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाके आपका जो गिटहब अकाउंट साइन इन हुआ है ना, आप यहाँ से इसको साइन इन करेंगे, कंटिन्यू विद ब्राउजर करेंगे, या आप ब्राउजर को फेच करेगा। अगर लॉगिन नहीं होगा ना आपके ब्राउजर में तो वो आपको लॉगिन की स्क्रीन पे ले जाएगा, आपको बताएगा कि आप अपना गिटहब अकाउंट लॉगिन कर लें। यहाँ से आपने ओपन गिटहब डेस्कटॉप किया, ये फेच करेगा और यहाँ पे ऑप्शंस में आपका जो गिटहब अकाउंट है ये आ गया।
अब जो भी आप रिपोजिटरीज क्रिएट करेंगे, आपके गेटअप की जो स्टोरेज है वो यहाँ से आप मैनेज करते होंगे। अच्छा, अब मैं रिपोजिटरी बनाने का आपको तरीका भी बता दूं। ये देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट अ ट्यूटोरियल रिपोजिटरी, क्लोन रिपोजिटरी और क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन योर हार्ड ड्राइव। अच्छा, ये 3-4 के मैं मतलब बता दूं। क्रिएट अ ट्यूटोरियल रिपोजिटरी डायरेक्ट जो आपका मेन गिटहब जो है ना, ये जो आपका गिटहब है, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी रिपोजिटरीज मैनेज होंगी, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी मेन रेपो। अच्छा, क्लोन का मतलब कि आपकी एग्जिस्टिंग कोई भी या आपकी किसी भी फेलो मेंबर की पब्लिक रिपोजिटरी होगी वो आप क्लोन कर सकते हैं। किसी की भी आप प्राइवेट रिपोजिटरी होगी वो क्लोन नहीं कर सकते। क्लोन मतलब फोल्डर, एग्जैक्टली। इसके अंदर जिस तरह आपने HTML असाइनमेंट्स का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर आप सारा अपना कोड मैनेज करें, इसी तरह रिपोजिटरी होगी और उसके अंदर आपका सारा कोड मैनेज हो रहा होगा। क्लोन का मतलब ये कि अभी जो हम यही करने जाएंगे कि आप कोड अपना पुश करेंगे और घर जाके उसको क्लोन कर लेंगे। अभी फिलहाल आपका काम ये होगा। क्लोन ये होता है कि आपकी जो भी रिपोजिटरी है आपने लोकल गिटहब से उठा के आपने लोकल पे ऐड कर दी। कल को इन केस आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, आपका लैपटॉप का कोई इशू हो जाता है, तो आपके पास गिटहब पे आपका सोर्स कोड मैनेज होगा, तो आपको टेंशन लेने की फिर कोई जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट क्लोन करेंगे, आपको वहीं से कोड आ जाएगा और फिर आप अपना वर्क कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, हम जरा गिटहब पे रेपो बनाने का तरीका देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये जब आप साइन इन करेंगे ना, ये जो आपके प्रोफाइल का पेज है, यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा हो, कि पहले प्लस का तो आप थोड़ी अपडेट कर दिए, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, ये न्यू पे आप क्लिक करेंगे, ये आप क्रिएट न्यू रिपोजिटरी का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे अपनी रिपोजिटरी का नाम। लाइक अगर आप HTML का काम कर रहे हैं तो आप HTML का नाम दे देंगे, जस्ट लाइक आप कोई फोल्डर का नाम देते हैं अपने लोकल में, इसी तरह आप यहाँ पे रेपो का नाम दे देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शनल है, ये आपको आपके ऊपर है, आप डिस्क्रिप्शन ऐड करें नहीं करें। अच्छा, ये दो चीजें हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट तब करते हैं जब कोई ऐसी एप्लीकेशन हो, जब हम कोई क्लाइंट का काम कर रहे हैं, हम किसी को सोर्स कोड शेयर नहीं करना चाह रहे, तो ये हम प्राइवेट करेंगे कि भाई हमारा कोड सिर्फ हमारे पास एक्सेसिबल हो, किसी और के पास ना हो, अनटिल अनलेस हम इसके अंदर कोई कोलैबोरेटर ऐड नहीं करें। उसका भी ये कोलैबोरेटर का मतलब ये है कि कोई प्राइवेट रेपो है, अगर आपकी रेपो है तो आपकी प्राइवेट रेपो को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। कोलैबोरेटर का ऑप्शन होता है कि आपका जो फेलो मेंबर है, आप चाह रहे हैं कि वो मिलकर आपके साथ काम करे, तो उसके अंदर आप कोलैबोरेटर का ऑप्शन कोलैबोरेटर ऐड करेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, तो उस प्राइवेट रेपो में वो दो, आपकी प्राइवेट रेपो में आप और आपने जिसको कोलैबोरेटर ऐड किया होगा वो एक्सेस कर सकता है। वो आगे की चीज है, वो भी हम चल के देखेंगे। तो अभी फिलहाल इनिशियली हम इसको पब्लिक रखेंगे और इसको क्रिएट रेपो कर देंगे। ये देखें, ये रेपो बन के आ गई। अच्छा, अब ये बता रहा है कुछ स्टेप, जैसे अब सेटअप इन डेस्कटॉप, यहीं से आपको ये गिटहब ऑफिशियली आपको यहाँ डायरेक्ट एक बटन दे देता है सेटअप इन डेस्कटॉप, कि आप डायरेक्ट इसको अपने डेस्कटॉप पे सेटअप कर लें डेस्कटॉप। वरना ये जो सारी कमांड्स हैं, गिट इनिट, गिट ऐड, रीड मी, कमिट करना, फिर ब्रांच, कौन सी ब्रांच में आपको ऐड करना है और कौन सी ओरिजिन में जाना है और फिर कौन सी पुश, ये सारी कमांड लाइन के थ्रू होते हैं। लेकिन अब ज्यादातर हम गिटहब डेस्कटॉप यूज करते हैं, जिसके लिए सबके लिए आसानी है, कोई कमांड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से फिर हम सेटअप इन डेस्कटॉप करेंगे, वो यहीं से आपको बताएगा ओपन गिटहब डेस्कटॉप। ये आपने गिटहब डेस्कटॉप कर दिया, ये आ गया, ये आपने सेटअप इन डेस्कटॉप किया, यहाँ से ओपन गिटहब डेस्कटॉप आ गया। ये आपको बता देगा कि भाई ये आपका गिटहब का लिंक है आपकी रेपो का, और ये आपका लोकल पाथ, जहाँ पे आपको आप अपना जो फोल्डर है, वो जो रेपो है वो आप मैनेज करेंगे। रेपो जो मैनेज होगी ना, वो जस्ट लाइक फोल्डर ही होगी। अभी हम चूज कर लेते हैं, अभी जो हमारी रेपो बनी हुई है, फोल्डर बना हुआ है WAM वीकेंड का, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। अब ये देखिए लोकल पाथ क्या रहा है, ड्राइव D के अंदर WAM वीकेंड, और इसके अंदर ये वीकेंड क्लास वेब मोबाइल आ रही है। ये क्या है, ये हमारी रेपो का नाम है, ये आप देख रहे हैं। ये जो हमने रेपो बनाई है, इसी नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा हमारी लोकल ड्राइव में। इसको हमने यहाँ पे क्लोन कर लिया, ठीक है, ये क्लोन हो गया। अच्छा, अब जो हमारा एग्जिस्टिंग फोल्डर है जहां हमने क्लोन किया है, ये देखें, ये आ गया। पहले HTML CSS था, अब ये जो हमने रेपो अभी क्रिएट की है वीकेंड क्लास वेब मोबाइल,
इसके अंदर डॉट गेट की फाइल है। गेट की फाइल वो गेट के जो आपकी रेपो है ना, ये इसकी खुद की पर्सनल फाइल होती है, वो मैनेज कर रहा होता है कि आपकी कौन सी रेपो से ये वाला फोल्डर कनेक्ट हुआ हुआ है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अपना जितना भी काम है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, अभी ये देखें, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो लोकल चेंजेस। अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की। हम क्या करेंगे, इन दो फोल्डर को कट करके यहां पे ऐड कर देंगे जी, कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हमारा एक ही फोल्डर बन गया, वीकेंड क्लास वेब एंड मोबाइल। यहाँ पे हमारा CSS का फोल्डर आ गया, HTML का फोल्डर आ गया, जो हमारी वर्किंग हुई है, जो हमने पढ़ा है, वो सारा कोड इसके अंदर है। अब जब गेटअप डेस्कटॉप पे आएंगे ना, ये देखें आपके पास सारी चेंजेस आ रही हैं कि आपने इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स ऐड की हैं। यहाँ पे index.html, ये जो है ना, ये जिस तरह डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आता है, HTML का फोल्डर, इसके अंदर index.html की फाइल है, फिर HTML का फोल्डर, उसके अंदर डेट का एक फोल्डर है, फिर index.html की फाइल है। तो ये सारा कोड हमारे पास ग्रीन आ गया। ग्रीन का मतलब क्या होता है, सक्सेस, क्या हमारे पास एडिशन हुई है, यहाँ पे हो गया। अब ये आपके पास लेफ्ट बॉटम पे समरी का एक ऑप्शन है। अच्छा मैं जरा इसको यहाँ से अकाउंट ये कनेक्ट कर लूँ। यहाँ पे आपके पास क्या बता रहा है, 18 फाइल्स चेंज। अभी तक हमने कोई इसके अंदर डिलीटेशन नहीं की, जस्ट अपना जो कोड है वो इस रेपो के अंदर ऐड कर दिया, जो हमने प्रीवियस काम किया। ये समरी है, ये रिक्वायर्ड होती है। समरी क्या होता है, आपका कमिट का मैसेज होता है कि आप जब कल को 2 दिन बाद आप देखेंगे आपने 2 दिन पहले क्या काम किया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोड देख के पता नहीं चलता कि आपने काम क्या किया। तो आपका एक कमिट मैसेज होता है, जो आप ऐसा कमिट मैसेज रखते हैं कि आप उसको 1 महीने बाद भी खोलें तो आप वो कमिट मैसेज आपके पूरे कोड की वर्क का कंक्लूजन होता है। कि मिसाल अगर हमने आज HTML का और CSS का कंप्लीट किया है, तो आप लिख देंगे कंप्लीटेड CSS चैप्टर 10। तो जब आप 2 दिन बाद खोलेंगे, 4 दिन बाद खोलेंगे ना, तो आपको कोड रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा यहाँ इस रेपो पे मैंने चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अब यहीं पे मेरा कोई कोड होगा कलर वाला या कोई भी ऐसा कोड फॉर्म वाला, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTML completed CSS till chapter 12। सर 12 चैप्टर होगा आज, चलिए 11 कर लेते हैं, 12। अच्छा ये तो आपका मेन कमिट मैसेज हो गया। ये डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह रेपो के बनाते हुए डिस्क्रिप्शन थी, ऑप्शनल थी, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी आप आगे जाके वेबसाइट और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। आपने कमिट मैसेज तो लिख दिया, लेकिन इसके अंदर और क्या क्या आपने पॉइंट्स किए तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप कुछ लिखे नहीं लिखे डजंट मैटर, ये आपके ऊपर टोटली है। यहाँ से हम करेंगे कमिट टू मेन। अच्छा कमिट टू मेन करने से मैं आपको पहले बता दूं, गिटअप जिस तरह सर ने बताया, गिट जो है ना आपका वर्जन कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो वहां पे ब्रांचेस क्रिएट हो रही होती है। तो आपकी जो बाय डिफॉल्ट ब्रांच होती है ना गिट पे और गिटहब पे, वो होती है मेन। जो आपका मेन जो आपका कोड होता है, जब आप रेपो बनाते हैं तो आपकी मेन ब्रांच बनी हुई होती है। जिस तरह आप कोलैब करेंगे, अगर किसी को कनेक्ट करेंगे, जिस तरह सर ने बताया कि एक बंदा दुबई में बैठा हुआ है, एक बंदा US में बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सब एट अ टाइम मेन ब्रांच पे काम नहीं करेंगे। वो अपनी अलग अलग ब्रांच क्रिएट करेंगे और फिर अपना कोड पुश करेंगे, और फिर वो सब कोड रिव्यू होने के बाद मेन ब्रांच में पुश होगा। तो इस तरह आपका कोड मैनेज होता रहेगा। अच्छा वजह मैं आपको क्या वजह ये है कि सब एक साथ कोड मैनेज करेंगे ना मेन पे, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अगर किसी ने कोई काम किया, आगे जाके जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट में तो एरर ही एरर है। मतलब एरर ही एरर से मुराद कि ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो कोई किसी का कोड किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, तो मेन जो प्रोडक्शन पे ऐप चल रही होगी ना, उसमें ब्लेंडर हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगी। तो उसके लिए हम ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारी सिर्फ मेन ब्रांच होगी, जब तक हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। आगे हम रिएक्ट पे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे ब्रांचेस से किस तरह काम किया जाता है। अभी हमारी मेन ब्रांच है, यहाँ पे कमिट टू मेन करेंगे, ये कमिट होगा। अच्छा अभी तक ये देखें, ये वाली जो रेपो है ना, ये बिल्कुल हमारी एम्प्टी रेपो है, इसके अंदर हमारा कोई भी कोड नहीं है। ये बता रहा है कि इसके अंदर ये आप सेटअप कर लो। यहाँ से हम पुश किया, हमने कमिट किया, ये आपको कमिट करके पुश का एक बटन ऑप्शन देगा। ये देखें ये आगे पब्लिश ब्रांच का, ये पब्लिश ब्रांच किया हमने,
कि हमारी जो मेन ब्रांच है वो पब्लिश कर दो। उसने खुद ही डिडक्ट कर लिया कि हमारी इस वाले फोल्डर के अंदर अभी कोई ब्रांच नहीं बनी हुई। ये देखें, ये कोड पुश हो गया, यहाँ से सब चीजें हट गई, वही आ गया नो लोकल चेंजेस। अब आपका जो गिटहब की रेपो है ना, वहां पे जाके आप उसको रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो भी कोड है ना वो यहाँ पे आ गया। अब इससे हुआ क्या, हमारी क्लाउड स्टोरेज मेंटेन होना शुरू हो गई। अब इनकेस हमारा लैपटॉप खराब हो गया, लैपटॉप ड्राइव क्रैश हो गई, तो हमारे पास ये रीजन नहीं होगा कि सर लैपटॉप खराब हो गया, सर काम नहीं हुआ। आपके पास कोड जो गिटहब है, अब आपको जितना भी अब असाइनमेंट भी मिलेंगे ना, अभी तक तो क्या हो रहा था, आपको नेटलिफाई का लिंक सबमिट करवाना था। अब आपको ये करना होगा कि नेटलिफाई के लिंक के साथ आपको आपकी रेपो का भी लिंक सबमिट करना होगा जो आपने गिटहब पे काम किया, ताकि हम उसका कोड भी इजीली रिव्यू कर सकें। मैं और सादिक जो भी है चेक करेगा, हम इजीली रिव्यू कर सकते हैं कि आपने किसी का कोड कॉपी तो नहीं किया आपकी कोई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इससे सब पता चल जाता है। अच्छा, इससे ट्रैकिंग में बता दूं, 5 मिनट रह गए हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे कमिट आ रहा है, यहाँ पे आपके सारे कमिट नजर आ रहे होते हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखा था HTML completed and CSS till chapter 11। अब ये जिस तरह आप जितने कमिट्स क्रिएट करते जाएंगे, इस तरह ये आपके यहाँ पे लाइन से कमिट क्रिएट होते जाएंगे। अब इस कमिट पे जाएंगे, इस कमेंट के अंदर आपने जो भी कोड ऐड किया होगा, डिलीट किया होगा, ये सब आपके पास नजर आ रहा होगा। अच्छा, अभी मैंने वही बताया, अभी तो हमने सिर्फ कोड ऐड किया है, कुछ डिलीट करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा सा करके बता दूं आपको। अभी तक का हमारा जितना भी काम है वो गिटहब पे हुआ हुआ है। अब इनकेस अगर हमने कोई इसके अंदर से कोई फाइल है डिलीट करनी है, या कोई ऐसा काम है जो हम हटाना चाह रहे हैं, ये हमारी फाइल आ गई जिस पर आज हमने काम किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये करते हैं, कुछ चीजें उसको रिमूव कर देते हैं। ये आ रहा है हेलो वर्ल्ड, हेलो सैलानी, हेलो SMIT। अब ये जो लॉडी में लिखा हुआ ना, ये पैराग्राफ, ये हमें लगा कि यार ये अननेसेसरी है, इसको डिलीट कर दो, या कोई भी रीजन वॉट एवर, यहाँ पे हमने उसको हटा दिया, ये हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ गिटहब डेस्कटॉप पे आएंगे ना, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो फोल्डर है उसको ट्रैक कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये इसने बता दिया कि इस CSS के फोल्डर के अंदर डेट के नाम से फोल्डर है, index.html के अंदर से आपने ये रिमूव किया है। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, अपडेट इंडेक्स, या यहाँ पे लिखते हैं डिलीट पैराग्राफ, ये आपने कमेंट कर दिया। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, इन केस आपने कोई ऐसी चीज डिलीट कर दी जो आपको बाद में रिवर्ट करने की जरूरत है, तो वो तो ऑब्वियसली आपके लोकल से तो डिलीट हो गई, लेकिन जो आपका गिटहब है ना, वो आप मैनेज कर रहा हो, वो आपको जितनी भी आपके कमिट्स की डिलीटेशन है, एडिशन है, वो सब आपको शो करवा देगा। तो उससे आप क्या